हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो फाइनली हम लोग अपने आखिरी चैप्टर में पहुंच गए। एग्जामिनेशन के 2 दिन बचे हैं। क्लास जी जान से मेहनत कर लो। आज कैश फ्लो को जीरो से एंड तक पूरा का पूरा अच्छे से क्लास कवर करना है। मैं हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक टाइप के पॉइंट्स, क्वेश्चन सब कुछ कवर कराऊंगा, तो ध्यान से अच्छे से क्लास पूरा का पूरा समझना। और कल और परसों के दिन मैं सोच रहा हूं कि आप लोगों को हर एक चैप्टर के 3-3, 4-4 या 5-5 क्वेश्चन जैसे भी जिस चैप्टर के बनेंगे वो अच्छे से करा दूं, ताकि आपका पूरा का पूरा रिवीजन हो गया, क्वेश्चंस हो गए। एसपीसीसी ऐप पे जो मॉक टेस्ट है उनको भी आपने बना लिए होंगे, अब तक 1 या 2 मॉक तो जरूर बना लिए होंगे। तीनों के तीनों मॉक्स बना के जाना है। और साथ में एग्जामिनेशन से पहले क्लास सुबह में सारा का सारा फिर से एक बार रिवीजन करा दूंगा। तो जितने क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूं दैट इज मोर देन इनफ, और इन सारे के सारे सवालों को आपने कम से कम 1 से 2 बार बनाकर चलना है, ठीक है। तो आज कैश फ्लो स्टेटमेंट को शुरू से लेकर एंड तक अच्छे से कवर करते हैं, और देन क्लास हम लोग अपना आगे चल के चैप्टर वाइज क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात करें तो होता क्या है क्लास कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश, यहाँ पे कैश का मतलब खाली कैश नहीं है। कैश का मतलब होता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश का मतलब क्या है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। और फ्लो का मतलब या तो इनफ्लो आ रहा है पैसा, या तो आउटफ्लो पैसा जा रहा है, ठीक है। उसके लिए एक स्टेटमेंट बनाते हैं, सिंपल सी बात। एक ऐसा स्टेटमेंट, अ कैश फ्लो स्टेटमेंट इज एन इंपॉर्टेंट टूल यूज्ड टू ट्रैकिंग द कैश फ्लोज एंड इट्स सोर्सेस। कितना पैसा आ रहा है या कितना पैसा जा रहा है, और ये किस सोर्स से आ रहा है या किस सोर्स से जा रहा है, कहाँ से आ रहा है पैसा, कहाँ से जा रहा है। फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन, इस चीज को ट्रैक करने के लिए एक स्टेटमेंट बनाते हैं। दिस स्टेटमेंट इज कॉल्ड कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये बहुत जरूरी, ये भी जानने के लिए कि हमारे पास कैश की अवेलेबिलिटी कितनी है, हमारे पास एक्सेस कैश तो नहीं है, हमारे पास क्रैश क्रंच तो नहीं है, मतलब पैसों की दिक्कत तो नहीं है। इन सबको जानने के लिए क्लास कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया जाता है। तो यहाँ पे हम जब भी बात करते हैं क्लास कैश की बात करते हैं, प्लस बैंक की बात करते हैं, प्लस इक्विवेलेंट्स की बात करते हैं, ठीक है। इक्विवेलेंट जो भी कैश के बराबर हो, लाइक मार्केटेबल सिक्योरिटी या कोई क्लास बैंक डिपॉजिट है ना, कोई भी शॉर्ट टर्म क्लास इन्वेस्टमेंट है, उन सबको मिला के बोल। कैश का मतलब सिर्फ कैश नहीं है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो कैश भी है, बैंक भी है, डिपॉजिट भी है, बैंक डिपॉजिट भी है, कोई भी शॉर्ट टर्म क्लास मैच्योरिटी बहुत शॉर्ट टर्म है जिसका, या फिर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जिसको मार्केटेबल सिक्योरिटीज बोलते हैं, उन सबको बोलते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, राइट। इट इज ऑल्सो नोन एज अ स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। इसे स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज। और ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज्ड क्लास को रिवाइज किया गया था, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। तो ध्यान रखना कैश फ्लो के लिए कौन सा स्टैंडर्ड होता है क्लास, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 3, जिसके बेसिस पे कैश फ्लो बनाया जाता है। तो ये तो क्लास मीनिंग कैश फ्लो होता क्या है, ठीक है। अब इसके अंदर प्रैक्टिकली देखा जाए तो हमें खाते बनाने होते हैं, अकाउंट्स बनाने होते हैं। हम आज किन किन अकाउंट्स की बात करेंगे यहाँ पे। सबसे पहला फिक्स एसेट्स अकाउंट, दूसरा बात करेंगे इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट, तीसरा बात करेंगे क्लास प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। एग्जामिनेशन में फुल ही लिखना है, शॉर्ट मत लिखना, ये वन शॉट है इसलिए मैं आपको समझा दे रहा हूँ बस, ठीक है। तो फिक्स एसेट अकाउंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। इसके अलावा क्लास एसेट्स एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, एक साथ ही बनेगा दोनों। तो ये इतने सारे क्लास यहाँ पे एक्यूमुलेटेड डेप अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट, ये क्लास हमें सारे के सारे अकाउंट्स बनाने हैं। तो आइए एक एक करके सारे अकाउंट अच्छे से बनाते हैं, ठीक है। सबसे पहले कैश फ्लो स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो उसमें आपको एक बैलेंस शीट गिवन होगी। क्वेश्चन के अंदर ही ना आपको एक बैलेंस शीट गिवन होगी, एक बैलेंस शीट आपको दे रखी होगी, और बैलेंस शीट होगी 2 साल की, 31 मार्च 2021 और 31 मार्च 2022। 2 ईयर्स की आपको बैलेंस शीट दे रखी होगी, 31 मार्च 21, 31 मार्च 22। ये जो 31 मार्च 21 है इसको बोलते हैं प्रीवियस ईयर, और जो 31 मार्च 22 है उसको बोलते हैं करंट ईयर। ये है प्रीवियस ईयर, और ये क्या है क्लास आपका करंट ईयर। ये पिछला साल है, पिछले साल का एंड, और ये इस साल का क्लास एंड दे रखा है। ऐसा इसलिए कंपनी हमेशा कैश फ्लो मतलब कंपनी बैलेंस शीट हमेशा 2 साल की देती है, ये 1 से ज़्यादा क्वार्टर का देती है। वो रीज़न ये है क्लास कि आप साथ साथ कंपैरिजन कर सको। अच्छा, पिछले साल के एंड में यानी इस साल का बिगनिंग, भाई पिछले साल का जो एंड है उसे इस साल का बिगनिंग भी तो कह सकते हो। 31 मार्च 21, 31 मार्च 2021 को 1 अप्रैल 2021 कह सकते हैं। तो ये क्लास शुरू में था 4 लाख का, अब है 5 लाख का। क्या है? मशीनरी। तो मुझे देख के लग रहा है भाई देखो शुरू में 4 लाख का था, अब है 5 लाख का, और कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं, तो मैं क्या सोचूंगा यार 1 लाख की मशीन खरीद ली। 1 लाख की मशीन क्या हुई क्लास? खरीद ली। तो इस तरीके से आपको 2 साल का दिया जाता है ताकि आप कंपेयर कर सको। हर एक चीज 2 साल का होता है, तो पिछले से आप साथ साथ में कंपैरिजन कर सको। इट हेल्प्स इन कंपैरिजन। तो इसको बोलते हैं क्लास प्रीवियस ईयर, और जो ताजा वाला है, नया वाला है, इसे क्या बोलते हैं क्लास? करंट ईयर। तो वो है प्रीवियस ईयर, और ये क्या है क्लास? आपका करंट ईयर। ऐसा बैलेंस शीट में दिया होता है। तो आइए एक एक करके सारे अकाउंट्स बनाते हैं। मैंने फॉर्मेट ऑलरेडी देखो क्लास लाइन खींच रखी है। फिक्स एसेट्स अकाउंट्स, इन्वेस्टमेंट अकाउंट,
प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट, फिर इसके बाद हम लोग डेप्रिसिएशन और एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन पढ़ेंगे। अकाउंट उसी का बनता है, लिखो अपने कॉपी में, अकाउंट उसी का बनता है, लिखो अब, अकाउंट उसी का बनता है जिसके बारे में एडिशनल पॉइंट में कुछ दे रखा हो। अकाउंट्स उसी का बनेगा जिसके बारे में एडिशनल पॉइंट में कुछ दे रखा हो। अगर एडिशनल पॉइंट में कुछ नहीं दिया है तो मुझे ऐसे ही समझ आ रहा है ना, 4 से 5 लाख, 1 लाख का परचेज किया है, अब इसके लिए तुम खाते क्यों बनाओगे, अकाउंट्स क्यों बनाओगे? अकाउंट्स बनाया जाता है क्लास इसके लिए कि भाई एडिशनल पॉइंट में क्या इन्फॉर्मेशन है, तो एडिशनल पॉइंट के अंदर कुछ दे रखा होगा तभी आप अकाउंट बनाओगे। हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, दबा के चिंता नहीं करो, और तुमसे बोर्ड एग्जामिनेशन में सवाल बन जाएगा इसका। क्लास में बनता है नहीं बनता मुझे नहीं पता, पर तुम बोर्ड में आओगे ना पक्का मैं तुमसे पूछूंगा भी और तुम बताओगे भी क्लास खुलेआम कि हाँ सर कैश फ्लो का डर लग रहा था बट कैश फ्लो का तो बन गया, ये तुम बोलोगे आराम से, ठीक है। क्योंकि एसेट इसका बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस डेबिट बैलेंस होता है, डेबिट से लिखेंगे टू बैलेंस बीडी, ये ओपनिंग बैलेंस है एसेट का, ठीक है, और ये आ गया क्लोजिंग बैलेंस बाई बैलेंस सीडी। समझ रहे हो बात को? इसी तरीके से क्लास इन्वेस्टमेंट भी तो असेट है ना, ये सिर्फ लाइन खींच के, बिकॉज ये वर्किंग नोट में बनेगा तो बहुत सजाना नहीं है इसमें, डेबिट क्रेडिट ये सब इतना सजाने की जरूरत नहीं है, टाइम है कर लो, नहीं तो क्लास ऐसी लाइन खींचे कर दो, सजाने की जरूरत नहीं है। टू बैलेंस बीडी, ये क्लास हो गया ओपनिंग बैलेंस बाई बैलेंस सीडी, बाई बैलेंस सीडी, ये हो गया क्लास आपका क्लोजिंग बैलेंस। तो ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है। तो फिक्स एसेट अकाउंट का हो गया ओपनिंग क्लोज। प्रोविजन फॉर टैक्स होता क्या है? पहले देखो, हमें हर साल टैक्स पे करना होता है, तो हम इस साल पहले से प्रोविजन बना लेंगे कि हमें कितना टैक्स पे करना है। एक्चुअली क्या होता है, जिस भी कंपनी का टैक्स क्लास एक सर्टेन अमाउंट से ज़्यादा होता है, एग्जांपल 10,000 से ज़्यादा अगर किसी का टैक्स है तो उसको एडवांस टैक्स देना पड़ता है। एडवांस टैक्स का मतलब आप पहले से सरकार को टैक्स दे के चलो, क्वार्टरली पहले से आप सरकार को टैक्स देते चलो पहले से। तो अगर हम जून में हो गया, मिड जून में, फिर सितंबर में, फिर दिसंबर में, फिर 15 मार्च के आसपास आपको टैक्स देना ही देना है, क्वार्टरली आपको एडवांस टैक्स देना है। अच्छा सर हमने तो कमाया नहीं अभी, हम टैक्स कैसे दे दें? अंदाजा लगाओ तुम कितना कमाओगे, इतना तुमको पता होगा तुम्हारा बिजनेस अगर है तो, ठीक है। ये झूठ नहीं बोल सकते तुम कि सर मुझे नहीं पता, हाँ वॉलेटाइल जरूर होगा वो, अगर कम है तो और दे देना सरकार को, ज़्यादा है तो सरकार से वापस ले लेना, सरकार रिफंड कर देती है। तो एडवांस टैक्स देने के लिए हमको पहले से प्रोविजन बनाना पड़ता है भैया कि भाई क्या है प्रोविजन फॉर टैक्स, हम कितना टैक्स देने वाले हैं, और जो हमने पिछले साल का प्रोविजन बनाया इस साल की क्लास उसकी पेमेंट करते हैं। तो प्रोविजन हमेशा क्लास बनाते हैं नेक्स्ट ईयर के लिए, और जो प्रोविजन पिछले साल बनाया था उसकी पेमेंट हम इस साल करेंगे। तो प्रोविजन प्रीवियस ईयर का पेड होता है, करंट ईयर का मेड होता है। करंट ईयर हम प्रोविजन बनाएंगे और पिछले साल जो बनाया था उसकी हम क्लास इस साल क्या कर देंगे, पेमेंट कर देंगे। समझ में आई बात? तो यह है प्रोविजन ऑफ टैक्स, क्योंकि लायबिलिटी होता है तो लायबिलिटी का बैलेंस आता है बाई बैलेंस पीडी, ये लायबिलिटी होता है, ये दोनों असेट है, ये करंट लायबिलिटी होता है। मेन हेड क्या है? मेन हेड है करंट लायबिलिटी, सब हेड क्या है? शॉर्ट टर्म प्रोविजन। तुम्हें देखने को मिलेगा, हेडिंग सब हेडिंग में आएगा क्लास फाइनेंशियल वाली बुक में, ठीक है। बाई बैलेंस बीडी ये ओपनिंग बैलेंस है, ठीक है। टू बैलेंस सीडी वेटेज 8 नंबर का इस चैप्टर का, एक 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा, एक 2 नंबर का, ठीक है। और खाली ऑपरेटिंग भी आ सकता है, खाली इन्वेस्टिंग भी आ सकता है, खाली इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग भी आ सकता है, खाली फाइनेंसिंग भी आ सकता है। स्किप नहीं करना, बस आ कैसे भी क्वेश्चन सकता है। और जैसा क्वेश्चन क्लास कैसा भी क्वेश्चन आएगा वो होगा आपकी रेंज से, तो मैं जो रेंज कराऊंगा क्लास उसके अंदर ही कवर हो जाएगा, ठीक है। तो प्रोविजन फॉर टैक्स ये क्लास आ गया ओपनिंग बैलेंस, टू बैलेंस सीडी ये आ गया क्लास आपका क्लोजिंग बैलेंस। तो ओपनिंग बैलेंस भी हो गया और क्लोजिंग बैलेंस भी इन सबका हो गया। अब फिक्स असेट अकाउंट की बात करते हैं। सबसे पहले फिक्स असेट, जब ओपनिंग की बात करता हूं तो कौन सा बैलेंस है? 31 मार्च 21, और क्लोजिंग क्या है क्लास? 31 मार्च 22। मैं तुमको बता दूं कि कंफ्यूजन ना हो, ये क्लोजिंग है, इसको बोलते हैं क्लोजिंग। और जो पिछले साल का क्लोजिंग था इस साल का क्या बन जाएगा? ओपनिंग। ओपनिंग मतलब प्रीवियस ईयर, क्लोजिंग मतलब करंट ईयर, ध्यान रखना। फिक्स असेट ओपनिंग क्लोजिंग हो गया। अब या तो तुम खरीदोगे फिक्स असेट को या बेचोगे। खरीदोगे तो पैसा जाएगा टू बैंक परचेज, बेचोगे तो बाय बैंक सेल। अब मशीन पे डेप्रिसिएशन भी लगेगा, बाय डेप्रिसिएशन या बाय P&L डेप्रिसिएशन, कुछ भी लिख लो। अब अगर आपने मशीन को बेचा है, अगर आपने मशीन को बेचा है तो प्रॉफिट लॉस भी हो सकता है। सेल पे प्रॉफिट लॉस होता है, परचेज पे नहीं होता। 1 लाख की मशीन 90 खरीद रहा हूँ तो मैं 90 ही दिखाऊंगा यहाँ पे, लेकिन 1 लाख की चीज को अगर 90 में बेचा, 10 का लॉस हो गया, मुझे वो दिखाना पड़ेगा। तो प्रॉफिट लॉस, अगर सेल है तो प्रॉफिट लॉस होगा बाई P&L लॉस टू P&L प्रॉफिट या गेन, जो भी है, ठीक है। इतना लिख दो, हो गया मैच। मैक्सिमम किसी भी फिक्स असेट में यही आ सकता है, इससे ज्यादा कुछ भी क्लास नहीं आ सकता। ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, परचेज, सेल, है ना, और उसके बाद प्रॉफिट लॉस, और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा आता है डेप्रिसिएशन, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ये सारी चीज़ें बैलेंस बढ़ाती हैं, सारी चीज़ें बैलेंस घटाती है। 11th में पढ़ा होगा, ऐसा डेबिट होता है, बढ़ेगा प्लस डेबिट, घटेगा माइनस क्रेडिट। ये हो गया क्लास आपका
फिक्स एसेट्स अकाउंट। आगे बात समझ? ठीक है सर, ये समझ आ गया अच्छे से। अब आते हैं इन्वेस्टमेंट अकाउंट के ऊपर। बिल्कुल कट कॉपी पेस्ट, जैसा फिक्स एसेट वैसे इन्वेस्टमेंट, बस इसमें डेप्रिसिएशन नहीं आएगा। और एक बात ध्यान रखना क्लास, अगर मान लो बैलेंसिंग फिगर इधर बचता है, प्रॉफिट दे रखा है, ये भी दे रखा है, तो क्लास परचेज आएगा। इधर बचता है क्लास, सेल दे रखा है, लॉस दे रखा है, तो डेप आएगा। सेल दे रखा है और डेप दे रखा है तो लॉस आएगा। इस तरीके से आएगा। और बिना सेल सॉरी प्रॉफिट लॉस एक साथ कभी नहीं होगा भाई। एक सेल पे या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा, दोनों कैसे हो सकता है भाई? एक सेल पे या तो मैं कमाऊंगा या तो मैं गवाऊंगा। लॉस प्रॉफिट दोनों एक साथ कभी नहीं हो सकता, एक ही होगा, कोई होगा तो। ठीक है, और बिना सेल के प्रॉफिट लॉस नहीं हो सकता। अगर किसी क्वेश्चन में सेल ही नहीं दे रखा है तो तुम बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट लॉस में मत डालना, बिकॉज सेल ही नहीं हुई क्वेश्चन में, तो प्रॉफिट लॉस कैसे आएगा? विदाउट सेल प्रॉफिट लॉस कैसे हो सकता है? तो थोड़ा सा इनका ध्यान रखना। अकाउंट बनाएंगे तो हम डिस्कस कर लेंगे प्रैक्टिकली। इन्वेस्टमेंट अकाउंट एसेट अकाउंट है। ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस बीडी, क्लोजिंग बैलेंस बाई बैलेंस सीडी। तुमने परचेज किया इन्वेस्टमेंट को टू परचेज, सेल किया इन्वेस्टमेंट को बाय बैंक सेल। प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ तो प्रॉफिट तो आप यही लिखोगे, देखो टू पी एंडल गेन, और लॉस हुआ तो बाई पी एंडल लॉस। ठीक है, बस ये हो गया क्लास आपका इन्वेस्टमेंट अकाउंट। तो फिक्स एसेट अकाउंट क्लियर है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट अच्छे से क्लियर हो गया आप लोगों का। नाउ प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। तो प्रोविजन फॉर टैक्स का ओपनिंग बैलेंस आ गया बाई बैलेंस बीडी, क्लोजिंग बैलेंस आएगा टू बैलेंस सीडी। इसके अलावा और कुछ भी नहीं होता। एक पॉइंट तुम्हें पक्की बात गिवन होगा, एक से ज्यादा नहीं हो सकता। एक ही पॉइंट तुमको गिवन दे रखा होगा। क्या दे रखा होगा क्लास? ध्यान समझना, क्या दे रखा होगा? या तो टैक्स पेड दे रखा होगा या प्रोविजन फॉर टैक्स मेड दे रखा होगा। टू बैंक टैक्स पेड, टू बैंक टैक्स पेड। प्रोविजन फॉर टैक्स में आपको टू बैंक टैक्स पेड दे रखा होगा। अगर तुमको पेड दिया है तो यहां लिख देना, बैलेंसिंग फिगर आएगा बाई पी एंड एल प्रोविजन फॉर टैक्स मेड, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड। तो अगर तुमको क्लास पेड, देखो ओपनिंग क्लोजिंग तुमने लिख दिया, कितना आसान है, ध्यान समझना। प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट ओपनिंग क्लोजिंग तुमने लिख दिया। अगर तुमको पेड दे रखा है तो आंसर आएगा मेड, और अगर तुमको मेड दे रखा है तो आंसर क्लास आएगा पेड। पेड गिवन है तो मेड आंसर, मेड गिवन है तो पेड आंसर। ये है क्लास तीनों के तीनों अकाउंट, प्रोविजन फॉर टैक्स, असेट और इन्वेस्टमेंट अकाउंट। आई क्लास बात समझ? नाउ अब एक क्लास हमारे पास ये क्वेश्चन है जिसमें हमने असेट और डेप्रिसिएशन दोनों का साथ बनाना है। कब बनाते हैं ध्यान समझना, जब कभी भी, ध्यान सुनना मेरी बात, जब कभी भी बैलेंस शीट के अंदर डेप्रिसिएशन दे रखा हो प्लस, बैलेंस शीट के अंदर डेप्रिसिएशन दे रखा है प्लस एडिशनल पॉइंट में भी असेट की सेल परचेज के बारे में कुछ लिखा है, कभी भी तुम्हें बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है बेटा, ये ध्यान रखना, इस साल बहुत ज्यादा याद आएगी तुम्हें मेरी बात, जो क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे तो बैलेंस शीट के अंदर तुम्हें अगर डेप्रिसिएशन दे रखा है बैलेंस शीट के अंदर, और एडिशनल पॉइंट में भी असेट के बारे में कुछ कहा है, बैलेंस शीट के अंदर डेप्रिसिएशन दे रखा है, साथ में एडिशनल पॉइंट में भी असेट की सेल परचेज के बारे में कुछ ना कुछ बोला है, तो तुम्हें एक नहीं दो अकाउंट बनाने पड़ेंगे। पहला अकाउंट बनेगा फिक्स एसेट अकाउंट, मैं यहाँ दिखा देता हूँ। पहला अकाउंट बनेगा फिक्स एसेट अकाउंट, यही बना लेते हैं, और दूसरा अकाउंट बनेगा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। दूसरा अकाउंट बनेगा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, अच्छा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या होता है? डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन रिजर्व, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन सब सेम है, इसे डेप ही मान के चलो, कुछ और बस इतना ध्यान रखो, हर साल जो डेप लगता है उसको इकट्ठा करके एक क्लास गुल्लक में डाल देते हैं, वो होता है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, बस इकट्ठा किया हुआ हर साल का, और कुछ नहीं। ठीक है, तो तभी क्लास आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा, राइट? अब मेरी बात अलग अलग तरीके से सुनना सारे बच्चे, मैं आपको सारे केसेस समझा दूंगा अच्छे से, एकदम तुम्हें एकदम परफेक्ट बना दूंगा, ध्यान से देखो। सबसे पहला केस, अगर मान लो ये एडिशनल में कुछ भी नहीं लिखा है, ये नीचे कुछ भी नहीं लिखा है, सिर्फ मशीन और एक्यूमुलेटेड डेप ये दिया है, फिर तुम क्या करोगे? तो हम दोनों का अलग अलग ट्रीटमेंट करेंगे। क्या? मशीन पहले था 20, अब हो गया 25-40, मशीन 5,40,000 का खरीदा है, जो आपने मशीन खरीदा है ना वो कितने का खरीदा है? 5,40,000 का, मशीन परचेज 5,40,000। अच्छा, तो एक्यूमुलेटेड डेप इसका अलग से ट्रीटमेंट करना, डेप्रिसिएशन पहले 3 लाख था अब 4 लाख हो गया, यानी कि साल भर में 1 लाख का डेप लगा है। तो मैं अगर नीचे कुछ भी नहीं गिवन होता, कुछ भी नहीं गिवन होता, तो मैं कहता मशीन आपने खरीदा है 540 का और डेप्रिसिएशन लग रहा है क्लास साल में 1 लाख का, बिकॉज पहले 3 लाख का डेप्रिसिएशन इकट्ठा किया था, अभी 4 लाख का इकट्ठा कैसे हो गया? मतलब आपने 1 लाख का डेप लगाया है। लेकिन अब इस क्वेश्चन में आपको क्लास, मान लो अब इस क्वेश्चन में अगर क्वेश्चन में ये नहीं दिया होता, एक्यूमुलेटेड डेप नहीं दिया होता क्वेश्चन में, तो मैं सिर्फ एक ही अकाउंट बनाता, मशीन अकाउंट,
सिर्फ एक ही अकाउंट बनाता है, किसका? मशीन अकाउंट का। लेकिन इसमें डेप भी दे रखा है ऊपर और नीचे भी कुछ ना कुछ लिखा है, तो ही मुझे 2 अकाउंट बनाने पड़ेंगे। यानी कि अगर कभी भी तुम्हें ऊपर भी डेप दे रखा हो, नीचे भी एडिशनल पॉइंट में कुछ लिखा हो एसेट की सेल परचेज के बारे में, तो पक्की बात है आपको 2 अकाउंट बनाना पड़ेगा। ठीक है क्लास, आपको 2 अकाउंट बनाने पड़ेंगे। चलो अब आओ क्लास यहाँ पे। अच्छा, अगर मान लो ये भी नहीं दिया होता, ये भी नहीं दिया होता, खाली मशीन दिया होता, तो क्या करते? तो भी आप मशीन का आराम से परचेज दिखा देते, बस कोई अकाउंट नहीं बनता। तब भी अकाउंट तब बनता है जब एडिशनल पॉइंट में क्लास कुछ दे रखा हो। अगर मान लो ऊपर डेप नहीं, यहाँ दे रखा, खाली एक अकाउंट बनाते मशीन अकाउंट, नीचे कुछ भी नहीं दिया तो मशीन अकाउंट भी नहीं बनाते, किसी का भी अकाउंट नहीं बनाते। बट इस क्वेश्चन में ऊपर भी डेप्रिसिएशन है और नीचे भी, तो हम क्या करेंगे क्लास? दोनों अकाउंट बनाएंगे। और ऐसा सवाल आ सकता है पेपर में, सिर्फ यही होगा एडिशनल पॉइंट में और कुछ नहीं होगा फिर, क्योंकि ऑलरेडी क्लास ये बड़ा हो गया पॉइंट है, 2 अकाउंट इसी एक में बन जाता है। तो मशीन का ओपनिंग बैलेंस है 20 लाख, लिखोगे यहाँ पे 2 बैलेंस BD 20 लाख, क्लोजिंग है 25-40, लिखो बाई बैलेंस CD। और डेप्रिसिएशन जो है वो क्लास एक नेगेटिव फिगर है 25,40,000, तो डेप का ओपनिंग बैलेंस हो गया बाई बैलेंस BD, बाई बैलेंस BD कितना है? 3 लाख, 2 बैलेंस CD, ये आएगा 4 लाख। ठीक है, तो सबसे पहले आपने बैलेंस शीट की सारी चीजों को लिख देना है। मशीन का ओपनिंग बैलेंस लिख देना है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस लिख देना है। अब आओ एडिशनल पॉइंट पे। ड्यूरिंग द ईयर क्लास, ड्यूरिंग द ईयर है, पीस ऑफ मशीनरी कॉस्टिंग 48,000 ऑन विच एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 32,000 वो सोल्ड फॉर 12,000। साल में एक असेट जिसकी कॉस्ट थी 48,000, जिस पे डेप लग चुका है 32,000 का, तो इस हिसाब से आज वो 16,000 का होना चाहिए। एक असेट है जिसकी कॉस्ट है 48,000, जिस पे डेप लगा है 32,000 का, तो इस हिसाब से तो ये 16,000 का होना चाहिए। भाई 32,000 इस्तेमाल कर लिया आपने, खरीदा 38 का था, 16 की चीज को 12 का बेचा, तो 4 का लॉस आ गया। हमेशा और हमेशा यहाँ पे 3 बातें लिखना। सबसे पहली बात लिखोगे बाई बैंक सेल, बेचा कितने में है? 12,000 का। बाई एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, कितना डेप लगा है? 32,000 का, राइट। और बाई P&L लॉस, लॉस कितने का हो गया? 16 की चीज को 12 का बेच 4। अब हमेशा नोटिस करोगे कि ये तीनों को मिला के हमेशा कॉस्ट आएगा, मतलब कुल मिला के कॉस्ट यहाँ पे आता है, ये कॉस्ट पे बनता है अकाउंट, इसको कह सकते हैं ये किस पे बन रहा है? कॉस्ट पे। तो देखो यहाँ पे 12, 32 और 4, तो यहाँ पे 48,000 बन रहा है, हमेशा 48 बनेगा। अगर ये गेन होता तो ये ज्यादा बनता, फिर इधर 4 आता तो टोटल 48 तब भी बनता, नेट 48 ही आना होता है। बस आप इसी टोटल खत्म हो गया, खत्म, और कुछ नहीं। ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस लिखा, ये 3 चीजें लिखनी होती हैं बस आपको, और कुछ नहीं। क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया। ये क्लास आ गया 48, तो ये आएगा 25,88,000, ये आएगा 25,88,000, 20 लाख हो गया तो ये आएगा 5,88,000। इसको किस नाम से लिखोगे? टू बैंक परचेज। तो यानी कि 5,88,000 का आपने मशीन परचेज किया है और 12,000 का आपने बेचा है, और लॉस जो हुआ है वो है 4,000 का। ठीक है, आगे बात समझ, सुनो ध्यान से। मशीन में बाई एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन, तो लेजर पोस्टिंग क्या करोगे? मशीन में बाई डेप, तो डेप में क्या लिखोगे? टू मशीनरी। मशीन में बाई डेप, तो डेप में क्या लिखोगे? टू मशीनरी। मशीनरी में बाई डेप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन में टू मशीनरी। तो अगर आप देखो कितना है क्लास, यहाँ पे 32,000 है, तो ये आएगा 4,32,000, 4,32,000, ये आएगा 1,32,000। इसको बोलेंगे बाई P&L डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर, क्योंकि प्रॉफिट लॉस में जाता है ना, इसलिए P&L लिखते हैं, डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर। बेटा ड्यूरिंग द ईयर का मतलब ये पूरे के पूरे साल का, सारी की सारी मशीन का एसेट डेप्रिसिएशन है। सर ये क्या है डेप्रिसिएशन? ये 32,000 उस मशीन का डेप्रिसिएशन है जिस मशीन को बेच रहे हैं, आज तक का डेप्रिसिएशन, उस मशीन पे आज तक जो डेप लगा है जब से खरीदा था, और ये इस साल का डेप्रिसिएशन, लेकिन सारी के सारे एसेट को मिलाकर। इसमें ये 32,000 भी इंक्लूडेड है, क्योंकि यहाँ पे आपने 32 लिखा है ना, ये 32 है, तो ये 32 भी इसके अंदर इंक्लूड है, तभी तो क्लास 4,32 हुआ है ना, 432 इंक्लूड तो किया है, तभी तो हुआ है। मेरी बात समझ आ गई क्लास? ये सारी मशीन का डेप, इतना ध्यान रखो, ये सारी मशीन का डेप है, ये उस मशीन का डेप है जिसको हम बेच रहे हैं, बस ये उस मशीन का बेच उस। अब हम सारी मशीन को तो नहीं बेचेंगे, धंधा बंद थोड़ी करना है, मशीनरी बहुत सारी है, पार्ट ऑफ मशीनरी, एक पार्ट बेच रहे हैं मशीन का, एक हिस्सा बेच रहे हैं मशीन का। 4 प्लांट है, एक प्लांट को आपने बेच दिया, ठीक है, उसका डेप्रिसिएशन ये है, लेकिन ये डेप्रिसिएशन पूरे साल का है, तुम्हें 32 से लेना देना नहीं है, तुम्हें 132 से लेना देना है, बिकॉज सब कुछ इसके अंदर है, राइट। तो ये हो गया क्लास मशीन और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। आई क्लास बात समझ? अब हम बात करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट के फॉर्मेट की, लेकिन फॉर्मेट तुमको याद करना पड़ेगा अच्छे से।
इसको बिना याद करे नहीं हो पाएगा, तो इसको आपको अच्छे से लर्न करना पड़ेगा। और बस सारे बच्चे एक बात ध्यान रखो, स्टेप वाइज मार्किंग होती है, तो हम कोशिश करेंगे जितने मैक्सिमम स्टेप्स हम सही कर सके हम उतने नंबर मिलेंगे। कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा स्टेप्स हमारे सही हों, ठीक है। सो फॉर्मेट ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पर एज 3 रिवाइज। तो मैं बता दूं क्लास, कैश फ्लो के अंदर 3 चीज़ें होती हैं क्लास, 3 एक्टिविटी कैश फ्लो के अंदर आता है। सबसे पहला है ऑपरेटिंग, दूसरा है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और तीसरा है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। नाम से ही समझ जाओगे, बीएसटी में पढ़ा था आपने, फाइनेंसिंग का मतलब क्या होता है कि आपने पैसे कहाँ से लिए हैं। तो फाइनेंसिंग के अंदर शेयर, डिबेंचर्स और लोन्स, इसके अलावा एक और एक्स्ट्रा चीज़ आता है बैंक ओवरड्राफ्ट, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। शेयर, डिबेंचर्स, लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, और ये सारी की सारी चीज़ें क्लास तुम्हें किस साइड दिखेंगी, लाइबिलिटीज साइड। यानी कि ये जो लोन है ये तुमने लिया है, दिया नहीं है, क्योंकि दिया होता तो लाइबिलिटी थोड़ी आता, फिर तो एसेट आता। तो ये लोन हमने लिया है। सर पहचाने हैं कैसे लोन, लाइबिलिटी में होगा तो लिया है, एसेट में होगा तो दिया है। एसेट में एडवांस लिखा था, लोन एडवांस्ड। लोन एडवांस का मतलब लोन दिया, लोन एडवांस्ड मतलब लोन दिया, लोन टेकन लोन लिया, खाली लोन भी लोन लिया होता है, ठीक है। लोन गिवन तो लोन दिया, लोन टेकन लोन लिया, ठीक है। तो शेयर, डिबेंचर, लोन और बैंक ओवरड्राफ्ट, इनसे रिलेटेड सारी की सारी चीजें फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा। जब पैसा आएगा तो प्लस, पैसा जाएगा तो माइनस। शेयर इश्यू करोगे, डिबेंचर इश्यू करोगे, लोन लोगे तो पैसा आएगा प्लस। लेकिन शेयर को रिडीम करोगे, डिबेंचर्स को रिडीम करोगे, लोन को रीपे कर दोगे, लौटा दोगे तो पैसा जाएगा माइनस। बैंक ओवरड्राफ्ट बढ़ेगा प्लस, घटेगा माइनस। ओवरड्राफ्ट बढ़ रहा है मतलब हम बैंक से और उधार ले रहे हैं और उधार ले रहे हैं। ओवरड्राफ्ट घट रहा है, ओवरड्राफ्ट भी इस टाइप ऑफ अ लोन, शॉर्ट टर्म के अंदर ही आता है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स के अंदर आता है। मेन हेड है करंट लायबिलिटी, ठीक है। तो अगर हम बैंक ओवरड्राफ्ट की पेमेंट कर रहे हैं, बैंक का माइनस बैलेंस, बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब बैंक का माइनस बैलेंस। माइनस बैलेंस एक तरीके से लोन ही तो है, मैं पैसा जमा करता हूँ, प्लस बैलेंस होता है मेरे बैंक का, और निकालूंगा तो माइनस बैलेंस हो जाएगा। तो बैंक ओवरड्राफ्ट लोन की तरह है, बढ़ेगा तो प्लस पैसा आ रहा है, घटेगा तो माइनस पैसा जा रहा है। तो ये सारी चीजें क्लास फाइनेंसिंग के अंदर आती है। अगर मैं बात करूँ इन्वेस्टिंग की, इन्वेस्टिंग के अंदर क्या क्या आता है क्लास, ठीक है। इन्वेस्टिंग के अंदर क्लास फिक्स एसेट्स, आपका फिक्स एसेट्स और आपका इन्वेस्टमेंट, या फिर क्लास लोन एडवांस्ड, तुमने दिया है लोन एडवांस्ड। तो फिक्स एसेट खरीदोगे तो पैसा जाएगा, मैं कोई चीज़ खरीदूंगा तो पैसा जाएगा माइनस, बेचेंगे तो पैसा आएगा प्लस। इन्वेस्टमेंट को खरीदेंगे तो पैसा जाएगा माइनस, बेचेंगे तो पैसा आएगा प्लस। लोन एडवांस, लोन किसी को देंगे तो पैसा जाएगा माइनस, समझ रहे। और लोन लेंगे तो आएगा ही नहीं इसके अंदर, बिकॉज लोन लेना तो फाइनेंसिंग के अंदर आता है। तो लोन एडवांस ही आएगा बस इसके अंदर। और लोन एडवांस पक्की बात, आपने किसी को लोन दिया है तो क्लास क्या होगा, ये माइनस। बिकॉज मेरे पास लोन पहले 5 लाख का था, अब 6 लाख का है, तो हमने किसी एक लाख रुपए लोन और दे दिया तो माइनस। और लोन टेकन जो था यहाँ पे क्लास वो प्लस था। तो लोन एडवांस माइनस। इसके अलावा एक एक्स्ट्रा चीज़ और आती है, जब भी बोलता हूँ इसके अलावा एक एक्स्ट्रा चीज़ और आती है, ये नया एडिशन, नया ऐड होते हैं सब चीज़ें। तो इसीलिए क्लास इसको एक्स्ट्रा लिख रहा हूँ ताकि आपको याद भी रहे, इसको तो अलग लिख रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। परचेज ऑफ गुडविल, परचेज ऑफ गुडविल ये माइनस होता है। सर सेल ऑफ गुडविल नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ परचेज ऑफ गुडविल आएगा। अब जो इन दोनों में कहीं नहीं आया, लाइक सेल ऑफ गुडविल जिसको गुडविल रिटर्न ऑफ बोलते हैं, ठीक है, अगर ये दोनों में जो कहीं नहीं आया वो क्लास बैलेंस है, वो ऑपरेटिंग में जाता है, ठीक है, बैलेंसिंग। जो इन्वेस्टिंग फाइनेंस, देखो इन्वेस्टिंग के अंदर आता है इन्वेस्टमेंट्स, ऑपरेटिंग के अंदर सॉरी फाइनेंसिंग के अंदर आता है लोन कितना लिया। और ऑपरेटिंग मतलब बिजनेस को ऑपरेट करने का सबसे बड़ा ऑपरेटिंग ही होता है। सबसे ज़्यादा दिक्कत ऑपरेटिंग में आती है। मैं तुम्हें लास्ट में एक ट्रिक बताऊंगा जिससे तुम्हारा कैश फ्लो कभी भी गलत नहीं होगा। जी हाँ, कैश फ्लो में मैं तुम्हें बिफोर एग्जाम एक ट्रिक बताऊंगा, हालांकि उस पर डिपेंड मत रहो, बताऊंगा जरूर, ठीक है। कैश फ्लो का मैच हमेशा होगा, ऑपरेटिंग का आंसर हमेशा सही आएगा। तुम्हारी दिक्कत क्या रहती है, तुम्हारी दिक्कत क्या है, सर इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग तो बन जाता है, सर ऑपरेटिंग नहीं बनता है। तुम इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग बना के मुझे बता दो, मैं ऑपरेटिंग का आंसर आपको बता दूंगा, खत्म बात। क्वेश्चन चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो। ये हम लोग ग्रेजुएशन सेकंड ईयर में यानी कि कॉर्पोरेट अकाउंटिंग जब पढ़ाते हैं तब हम यूज़ करते हैं, मैं तब उसको यूज़ करता हूँ, उन बच्चों को बताता हूँ क्योंकि क्लास उनका बहुत बड़ा कैश फ्लो स्टेटमेंट बनता है। आप में इतना बड़ा नहीं बनता, बहुत छोटा है आपका 12th लेवल पे। तो इसीलिए क्लास उनको पढ़ती ज़रूरत, उनमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बट मैं आपको भी सिखा दूंगा, बहुत छोटी सी चीज़ है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया क्लास फॉर्मेट। अब हम चलें जरा फॉर्मेट पे देखते हैं। सबसे पहले इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग का फॉर्मेट देखते हैं। ये आ गया क्लास आपका सबसे पहले फाइनेंसिंग, इन्वेस्टिंग ये रहा। सेल ऑफ फिक्स एसेट ऐड होगा, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट ऐड होगा, पैसा आता है। इंटरेस्ट रिसीव, अगर सुनो तुमने इन्वेस्टमेंट किया
तो इंटरेस्ट तो मिलेगा ना, तुमने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया तो रेंट तो मिलेगा ना, तो उसी से रिलेटेड है, इसीलिए क्लास ये आएगा इन्वेस्टिंग के अंदर। इंटरेस्ट रिसीव, रेंट रिसीव। अच्छा, तुमने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे, कई बार आता है, देखो इशू ऑफ शेयर लाइबिलिटी है, फाइनेंसिंग का पार्ट है। परचेज ऑफ शेयर, में शेयर खरीद रहा हूं तो भैया तो इन्वेस्टमेंट है। परचेज कौन करती है? इन्वेस्टमेंट का आम जनता। मैंने रिलायंस के शेयर्स खरीद लिए, मैंने अदानी के शेयर्स खरीद लिए, मैंने आईटीसी के शेयर्स खरीद लिए, एचसीएल के शेयर्स खरीद लिए, तो भाई शेयर्स खरीद रहा हूँ ना, इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, तो ये इन्वेस्टिंग है ना। तो शेयर्स खरीदेंगे तो पैसा जाएगा। आप यहाँ लिख लो परचेज ऑफ शेयर्स, परचेज, ये सेल लिखा है ना, तो नीचे लिखो परचेज वाले में, ये लिखा तो है, सॉरी लिखा है, सब चीज़ लिखा है, कुछ छोड़ा नहीं है। परचेज ऑफ शेयर्स, शेयर्स आपने खरीदा है, देखो ये रहा नीचे, तो आपने सेल किया फिक्स एसेट को, प्लस पैसा आएगा। इंटरेस्ट मिला, रेंट मिला, डिविडेंड मिला, तो भी पैसा आएगा। परचेज ऑफ फिक्स एसेट, फिक्स एसेट खरीदा, इन्वेस्टमेंट खरीदा, शेयर्स खरीदा, तो ये इन्वेस्टिंग है, ये माइनस होगा, ठीक है। गुडविल परचेज या पेटेंट परचेज, इनटेंजिबल, इनटेंजिबल कुल मिला के, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, क्या बोलोगे? गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, एक साथ 4 इंटेंजिबल्स हैं। तो ये इंटेंजिबल्स आपने परचेज किया तो पैसा जाएगा माइनस। तो यहाँ देखो लेस है, ये 2 चीज़ लेस है क्लास, ये 2 चीज़ ऐड है। और इसको करने के बाद यहाँ पे लास्ट में क्लास हम आंसर लिखते हैं, जो भी आंसर आएगा इन सबको, इसको अंदर लिखते हैं डिटेल में, ठीक है। ये चारों आइटम डिटेल लिखा, प्लस माइनस जो भी ये लास्ट के 2 माइनस है, माइनस को ब्रैकेट लगाते हैं। इस चैप्टर में मुझे -1000 लिखना पड़ेगा, तो मतलब कि मैं माइनस नहीं लिखूंगा, मैं ब्रैकेट में 1000 लिख दूंगा। तो ब्रैकेट के अंदर कोई चीज़ है तो वो नेगेटिव फिगर है, ये शो करता है, ठीक है। अच्छा, अब लास्ट में जो आंसर आया है ये किसका आया? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का। तो मैं क्या लिखूंगा इसको? नेट कैश फ्लो फ्रॉम या यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अगर तुम्हारा आंसर प्लस का आ रहा है, प्लस का 5 लाख, तो फ्लो फ्रॉम लिखोगे, फ्लो फ्रॉम। माइनस का 5 लाख आ रहा है तो यूज्ड इन लिखोगे, फिर फ्लो फ्रॉम नहीं लिखोगे। नेट कैश यूज्ड इन, नेट कैश फ्लो फ्रॉम, नेट कैश यूज्ड इन यानी माइनस में आ रहा है, नेट कैश फ्लो फ्रॉम यानी कि प्लस में आ रहा है। ये इंडिकेशन होता है, अगर प्लस है तो नेट कैश फ्लो फ्रॉम, माइनस का ये आंसर दिख रहा है तो नेट कैश यूज्ड इन। आई होप आप लोगों को ये समझ अच्छे से आ गया। ये फॉर्मेट सर हमारी बुक में तो बहुत बड़ा फॉर्मेट दे रखा है, क्या ये फॉर्मेट यूज़ कर सकते हो? एब्सोल्युटली यूज़ कर सकते हो। मेरे बच्चों ने कई बार अकाउंट्स में 100 में से 100 स्कोर किया है इन्हीं चीज़ों को यूज़ करके। सो डोंट वरी, ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन, हर जगह। तो आपको ये PDF मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा, टेलीग्राम का लिंक दे रखा है। क्लास में PDF सिर्फ टेलीग्राम पे भेज रहा हूँ, कहीं और नहीं भेज रहा, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो हो रहा है, भसड़ हो जा रही है बहुत ज़्यादा, भाई यहाँ वहाँ कोई ढूंढ रहा है, मिल नहीं रहा। टेलीग्राम पे लाइन बाय लाइन रहता है, सब कुछ मिल जाएगा, वहाँ पे कोई मैसेज भी नहीं आता, सिर्फ यही पड़ा रहता है नोट्स, ठीक है। आज देख लेना, मिल जाएगा। अब आते हैं फाइनेंसिंग। तो ये रहा क्लास फॉर्म फाइनेंसिंग। तो इसमें प्लस क्या क्या होगा? 3 चीज़ें। शेयर्स इशू किया, पैसा आया, डिबेंचर इशू किया, पैसा आया, लोन लिया, पैसा आया। अब एक बात, क्वेश्चन का आंसर दो मुझे, सारे बच्चे मुझे बताना, ठीक है, कितना आप बेसिक बातें जानते हो। पहले था 5 लाख, अब हो गया 6 लाख, ये शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल कंपनी का लाइबिलिटी साइड है, ठीक है। शेयर कैपिटल पहले 5 लाख था, अब 6 लाख। इसका मतलब क्या? आपने पब्लिक से 1 लाख रुपए और उधार ले लिया। पहले 5 लाख का शेयर कैपिटल था कंपनी का, कंपनी का शेयर कैपिटल 6 लाख का है, यानी कि आपने 1 लाख रुपए और उधार ले लिया पब्लिक से, शेयर्स इशू करके पैसा ले लिया, मतलब उधार तो नहीं बोलो, शेयर इशू करके पैसा ले लिया। तो ये कितना हो गया क्लास आपका? 1 लाख का शेयर इशू। तो शेयर इशू इसी तरह डिबेंचर है, 5 लाख का था डिबेंचर, 6 लाख का, आपने 1 लाख का डिबेंचर और इशू कर दिया। अगर ये कम होता तो रिडीम कर दिया, रिडीम का मतलब रीपेमेंट। इसी तरीके से ये लोन है, लोन था पहले 5 लाख का, अब 6 लाख का हो गया, यानी 1 लाख लोन और ले लिया, और 5 से 4 हो जाए तो 1 लाख रुपए लौटा दिया। समझ गए बात को? तो इशू ऑफ शेयर्स है, इशू ऑफ डिबेंचर्स है, या लोन टेकन। और एक बात और सारे बच्चे, अभी आप कैश फ्लो पढ़ रहे हो तो आपके दिमाग में कोई और बात नहीं आनी चाहिए, कोई भी बात नहीं आनी चाहिए। पेपर टफ आता है, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, मैं कैसे करूंगा, सिलेबस में रहे छूटा, ऐसा भूला लग रहा हूँ, ये सब बातें हटानी पड़ेंगी आपको। मैं यहाँ खड़ा हूँ, देखो लाइफ में समस्या मेरी भी और तुमसे ज़्यादा ही होंगी, ठीक है। जितना आप आगे बढ़ते चले जाते हो, जितना आपकी एज बढ़ती चली जाती है ना, समस्या उतनी ही बढ़ती चली जाती है। बचपन को सबसे अच्छा माना गया, बचपन सबसे बेस्ट है, जहाँ पे कोई टेंशन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। बचपन को याद करो, भले ही आपके पास पैसा हो ना हो, अच्छे कपड़े अच्छे लगते हो, अच्छा मोबाइल फ़ोन कुछ हो ना हो, लेकिन तुमने इन्जॉय किया होगा उसको, वो तुम्हें याद आती है क्लास, ठीक है। तो आपको लगता है हाँ यार अच्छा है। तो इसी तरीके से क्लास बहुत टेंशन, लेकिन अभी जो काम को आप कर रहे हो आप उस पर फोकस करो बस, कि मुझे यही करना है। अगर कर रहे हो तो यही करना है और कुछ मत सोचो, डेफिनेटली समझ आ जाएगा। मैं जब इतने मन से पढ़ा रहा हूँ तो प्लीज़ यार मेरी एनर्जी वेस्ट मत करो, अपना टाइम भी वेस्ट मत करो। तो इशू ऑफ शेयर है, इशू ऑफ डिबेंचर, लोन टेकन, प्लस होगा। अब इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट, मैंने कहा था बैंक ओवरड्राफ्ट अगर बढ़ेगा तो भी प्लस होगा, और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी क्या होगा क्लास? प्लस होगा। इंक्रीज इन सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व प्लस होगा। अब मेरी बात समझना क्लास, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व करना एक्सेप्शन में ट्रीटमेंट बताऊंगा, नॉर्मली क्लास जनरली ये नहीं होता है। होता क्या है क्लास, 1 लाख के शेयर्स थे और हमने पब्लिक से 1.5 लाख ले लिया, इसी को तो कहता है प्रीमियम, एक्स्ट्रा पैसा ले लिया, तो पैसा 1.5 लाख आया ना, 1 लाख थोड़ी आया। तो 1 लाख यहाँ आएगा शेयर्स में, 50,000 प्रीमियम के नाम से आएगा, आएगा 1.5 लाख, पैसा तो 1.5 लाख ही आया, इसीलिए। अब रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, रिडम्पशन ऑफ शेयर्स या लोन रीपेड, इसका उल्टा है ना, शेयर इशू किया, डिबेंचर इशू किया, लोन लिया, प्लस। अब इनको लौटाते चले जाओगे तो क्या होगा? माइनस। इंटरेस्ट पेड, डिविडेंड पेड, इसके ब्रैकेट में PY लिख लो, मैं बताऊंगा आपको रीजन क्यों, बस आप लिख लो।
कि डिविडेंड हमेशा पिछले साल का जाता है, डिविडेंड हमेशा पिछले साल का पेड होता है। किसका? पिछले साल का। डिक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट, यानी अपने पैसा लौटा दिया बैंक को। डिक्रीज, देखो जनरली क्या डिक्रीज इन सिक्योरिटी में आएगा नहीं, मैंने लिख दिया है आपको, लेकिन जनरली क्लास ये तुमको देखने को नहीं मिलेगा। इसके पीछे रीजन क्या है? सिक्योरिटी में रिजर्व कम अगर हुआ है तो तुमने इसको यूज किया, कहाँ यूज किया होगा? डिस्काउंट को राइट ऑफ करने में। याद है डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर शेयर चैप्टर में पढ़ा था। राइट ऑफ करते हैं, कहाँ से करते हैं? एसपीआर से। या बोनस देने के काम आ गया हो, पब्लिक को बोनस देंगे, प्रीमियम एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करेंगे। आपके सिलेबस में बोनस ही दे रहा होगा, पक्की बात। अगर सिक्योरिटी में रिजर्व है बैलेंस शीट के अंदर, वो कम हो रहा है, पक्की बात है, देखना उतने का ही कंपनी बोनस शेयर इशू कर रही होगी। तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट है, तो आप इसको तो स्किप ही कर दो तो भी चल जाएगा। तो इन तीनों को याद रख लो, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर माइनस रिडम्पशन ऑफ शेयर माइनस लोन रीपेड माइनस। लोन अगर है तो इंटरेस्ट भी पे कर। देखो डिविडेंड पे, इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट मिलता है, तो इंटरेस्ट रिसीव इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है। इंटरेस्ट रिसीव इन्वेस्टिंग, सॉरी ये रहा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है। लेकिन लोन पे इंटरेस्ट पेड करते हैं, तो इंटरेस्ट पेड जो है वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है। मेरी बात समझ गए? मैंने शुरू में ही तुमको बताया था, डोंट वरी। ये देखो यहाँ पे, हाँ ये रहा। तो आपने इन्वेस्टमेंट किया तो इंटरेस्ट मिलेगा, तो इसीलिए ये इन्वेस्टिंग का पार्ट है। आपने डिबेंचर इशू किया है, लोन आपने लिया है, तो ब्याज आपको पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, इसीलिए फाइनेंसिंग का पार्ट है। पे करेंगे तो क्या होगा? माइनस, और मिलेगा तो क्या होगा? प्लस। तो यही किया है क्लास। देखो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट मिला है, देखो इंटरेस्ट रिसीव प्लस हो गया। लेकिन यहाँ पे फाइनेंसिंग में पेड किया है, इंटरेस्ट पेड, देखो क्या है क्लास? इंटरेस्ट पेड डिविडेंड पेड लेस माइनस। अब इतना करने के बाद ये क्लास आप आंसर लिख दोगे, और जो भी क्लास ये आंसर आएगा उसको लिखेंगे नेट कैश फ्लो फ्रॉम, अगर प्लस का आ रहा है तो, माइनस का आ रहा है तो यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इससे पहले था इन्वेस्टिंग, अब है फाइनेंसिंग। कैश फ्लो में एक और एक्टिविटी होती है डी, जिसमें आंसर मैच होता है, इसको बोलते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अगर तुमको ऑपरेटिंग पूछ रहा है तो खाली ऑपरेटिंग बनाना, इन्वेस्टिंग पूछ रहा है तो खाली इन्वेस्टिंग बनाना। तो क्वेश्चन को पढ़ना जरूर। लास्ट टाइम बहुत गलती की थी बच्चों ने, क्वेश्चन नहीं पढ़ते क्या मांगा है। भैया जो मांगा है वही लिखो, बस सारा मत लिखो। सारा लिखोगे तो टाइम वेस्ट है, नंबर पूरे मिलेंगे। अब हम ऑपरेटिंग देख लेते हैं, फिर देखेंगे चौथा पॉइंट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो 4 एक्टिविटी हो गई। सबसे पहले ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। सबसे पहले आते हैं ऑपरेटिंग पे। ये रहा क्लास। ऑपरेटिंग को मैं 3 टुकड़ों में बांट रहा हूँ। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आ गया, इसके अंदर पहला ये, इसको टिप बोलते हैं। टिप 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 बरसा पानी, ठीक है, गाना सुना ही होगा आपने, देखा तो जरूर होगा, ठीक है। तो वही है क्लास यहाँ पे टिप। टिप तो TIP टिप बोलते हैं इसको। टिप का मतलब क्या होता है क्लास? सबसे पहले कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, नेट प्रॉफिट सरप्लस करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, ठीक है। यानी कि करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर को माइनस करेंगे तो क्या आएगा? नेट प्रॉफिट, यानी कि सरप्लस। अब हम इसमें 4 चीजें जोड़ेंगे। टिप शॉर्ट में, टी फॉर ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। पहले 5 लाख था, अब 6 लाख हो गया, तो यानी कितना ट्रांसफर कर दिया? 1 लाख, वो यहाँ पे आएगा। इंटरिम डिविडेंड यहाँ पे आएगा, इसमें कोई करंट प्रीवियस ईयर नहीं होता, बिकॉज इंटरिम डिविडेंड वो डिविडेंड है जो इसी साल प्रपोज किया है, इसी साल पेड कर दिया। कभी कभार शेयर होल्डर को खुश करने के लिए कंपनी डिविडेंड प्रपोज सेम ईयर करती है और पेड भी सेम ईयर कर देती है, उसको बोलते हैं इंटरिम डिविडेंड। वो नीचे दिया रहता है हमेशा, वो यहाँ प्लस होता है और फाइनेंसिंग से माइनस भी होता है। 2-2 जगह ट्रीटमेंट होगा इसका। किन किन चीज़ का 2-2 जगह ट्रीटमेंट होगा मैं उसका लिस्ट भी लिखवा दूंगा, चिंता नहीं करो। मैं इस तसल्ली से बना रहा हूँ ये वीडियो, आखिरी वीडियो मेरी 1 शॉट की, इसको सबसे ज़्यादा तसल्ली से बना रहा हूँ, सबसे ज़्यादा। तुम्हें दिक्कत आती है ना इसमें, इसीलिए। तो ये हमेशा क्लास आपको दे रखा होगा, कोई ईयर नहीं होता, नीचे दिया था इंटरिम डिविडेंड पेड 5 लाख, तो ऊपर 5 लाख प्लस और फाइनेंसिंग में 5 लाख माइनस, प्लस माइनस दोनों करते हैं। प्रपोज डिविडेंड होता क्या है क्लास? कंपनी डिविडेंड के 3 स्टेज होता है। सबसे पहला डिविडेंड प्रपोज किया जाता है, फिर डिक्लेयर किया जाता है, फिर पेड किया जाता है। प्रपोज किया जाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर द्वारा, डिक्लेयर किया जाता है क्लास AGM में, एनुअल जनरल मीटिंग में, और जो साल के एंड में होता है, और पेड 30 दिन के अंदर कर दिया जाता है, जो कि अगले साल। यानी कि जो 31 मार्च का डिविडेंड है वो कभी भी, मान लो क्लास 20-21 का जो डिविडेंड है ना, वो 20-21 में कभी नहीं मिलेगा, वो हमेशा 21-22 में मिलेगा। मतलब मैं मान लो किसी कंपनी में काम कर रहा हूँ, अभी चल रहा है मार्च मान लो, तो मार्च महीने में मैं जो काम करूंगा उसकी तनख्वाह मुझे मार्च में थोड़ी मिलेगी, उसकी अप्रैल में मिलेगी। अप्रैल में जो काम करूंगा उसकी तनख्वाह मुझे मई में मिलेगी, 1 मई को मिलेगी मान लो। तो यही कहने का मतलब है कि डिविडेंड हमेशा प्रपोज होता है, फिर डिक्लेयर होता है, फिर पेड होता है। प्रपोज, डिक्लेयर, पेड, ये 3 स्टेज से गुजरता है। तो पिछले साल जो तुमने डिविडेंड प्रपोज किया था उसकी पेमेंट इस साल करोगे, और इस साल जो प्रपोज कर रहे हो उसकी पेमेंट आप अगले साल करोगे। समझ रहे बात को? तो ये सीन होता है। तो डिविडेंड प्रपोज तुमको दे रखा होगा, प्रीवियस ईयर करंट ईयर दोनों हमेशा बैलेंस शीट के नीचे मिलेगा, ये कभी बैलेंस शीट के अंदर नहीं मिलेगा। ये कंटिजेंट लायबिलिटी एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 4, प्रपोज डिविडेंड इज अ कंटिजेंट लायबिलिटी इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट है ये।
तो आप ये हमेशा नीचे दिखेगा बैलेंस शीट के नीचे, नोट्स में, फुट नोट में। कहाँ दिखता है? फुट नोट, बैलेंस शीट के बिल्कुल नीचे फुट में। प्रपोज डिविडेंड 2 साल का दिया होगा, 2 साल का, तुम्हें करंट ईयर का नहीं लेना है, करंट ईयर का कहीं भी पूरे सिलेबस में नहीं लेना, तुम्हें यहाँ पे प्रीवियस ईयर का प्रपोज डिविडेंड लेना है। और फाइनेंसिंग में भी क्लास देखो माइनस मैंने प्रीवियस ईयर का ही करा था, मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, ठीक है। मैंने आपको बताया था क्लास यहाँ पे डिविडेंड पेड, ये रहा मैंने यहाँ लिखवाया था अभी थोड़ी देर पहले, प्रीवियस ईयर। तो ये प्रीवियस, यहाँ पे जो फिगर है सेम वही फिगर क्लास आप यहाँ पे प्रपोज डिविडेंड लिख दोगे। फिर ये प्रोविजन फॉर टैक्स मेड, ये ध्यान रखना मेड है, ये पेड नहीं है, ये मेड है, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड। तो टिप, टी फॉर ट्रांसफर टू रिजर्व, आई से इंटरम डिविडेंड, पी से प्रपोज डिविडेंड, पी से प्रोविजन फॉर टैक्स मेड। किस ईयर का? करंट ईयर का। इतना जब तुमको याद हो जाए 10 मिनट लगा के, फिर तुम आगे चलना। इन सबको जोड़ के जो आता है उसे बोलते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। सर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम किसको कहते हैं? आग लग गई, अर्थक्वेक आ गया, ये सब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स है, ठीक है। फिर इसमें कुछ ऐड करेंगे जिसको बोलते हैं नॉन कैश एक्सपेंस। इतना याद होगा टिप। अब इस पे आओ, नॉन कैश एक्सपेंस। इसमें डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, राइट, रिटर्न ऑफ। रिटर्न ऑफ मतलब कम हो रहा है, पहले 5 लाख था अब 4 लाख हो गया, तो राइट ऑफ हो गया। राइट ऑफ ऑपरेटिंग में प्लस होता है, अगर 5 से 6 लाख होता है तो उसको बोलते हैं परचेज्ड। परचेज इन्वेस्टिंग में माइनस होता है, अभी तुमको बताया था, ये रहा। कहाँ ये रहा, गुडविल परचेज या पेटेंट परचेज, ये माइनस है। तो परचेज इन्वेस्टिंग में ये दो जगह जाता है, मैं लिखवा दूंगा लिस्ट आपको, डोंट वरी, अभी इसके बाद वही लिस्ट लिखेंगे। तो गुडविल, पेटेंट, परचेज, ट्रेडमार्क है, क्लास रिटर्न ऑफ हो गया। इंटरेस्ट एक्सपेंस, जो भी क्लास इंटरेस्ट एक्सपेंस है, जितने भी इंटरेस्ट एक्सपेंस आपको दे रखा है, इंटरेस्ट एक्सपेंस को प्लस कर देना। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, ये भी क्या, लॉस प्लस इंटरेस्ट एक्सपेंस प्लस, और लॉस भी क्या होगा क्लास? प्लस होगा। अब इंटरेस्ट इनकम जो है वो माइनस हो जाएगा, देखो यहाँ पे इंटरेस्ट इनकम माइनस हो जाएगा, और गेन ऑन सेल ऑफ एसेट माइनस हो जाएगा। ये सब करने के बाद आता है लास्ट में ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ये जो फिगर आएगा उसको क्या बोलेंगे? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। तो अब शॉर्ट में याद कर सकते हो LIG, ग्लिड याद कर लो। मैं शॉर्ट में क्या बताता हूँ क्लास आपको? ग्लिड। क्या याद करोगे? ग्लिड। तो ये टिप था TIPP, और फिर था ग्लिड GLID। जी से गुडविल रिटर्न ऑफ, L से क्लास लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, I से इंटरेस्ट एक्सपेंस, और D से डेप्रिसिएशन। ग्लिड क्या लिखोगे क्लास यहाँ पे? ग्लिड GLID। G से गुडविल रिटर्न ऑफ, L से लॉस ऑन इशू, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट या इन्वेस्टमेंट, I से इंटरेस्ट एक्सपेंसेस, D से डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर। अब ये इंटरेस्ट एक्सपेंस को प्लस किया है तो नीचे माइनस कर देना, और लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट को आपने प्लस किया है तो नीचे गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट या इन्वेस्टमेंट माइनस कर देना, आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। फिर लास्ट में एक चीज और आता है, ऑपरेटिंग का थोड़ा बड़ा है यार, ठीक है। एक चीज और आता है क्लास लास्ट में, ऑपरेटिंग के अंदर एक चीज और आएगा, ठीक है। देखो क्या आएगा इसके अंदर, इतना पोर्शन और है, बस खत्म, यहाँ इतना ही आता है बस। क्या क्या आता है? वर्किंग कैपिटल। देखो सुनो, करंट असेट, करंट लायबिलिटी, तो इंक्रीज इन करंट असेट माइनस, डिक्रीज इन करंट असेट प्लस, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी प्लस, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी माइनस। याद करो रूल, कैसे याद करो? देखो यहाँ पे मैं तुम्हें ट्रिक समझाता हूँ। CACL, बस एक याद कर लो ये, और कुछ नहीं, खत्म, एक याद कर लिया आपने। इंक्रीज इन करंट असेट क्या है? माइनस, तो डिक्रीज इन करंट असेट क्या होगा? प्लस। अगर इंक्रीज इन करंट असेट माइनस है तो इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी प्लस, तो डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी क्या होगा क्लास? डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी होगा माइनस। आई क्लास बात समझ? इंक्रीज इन करंट असेट प्लस, और इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, सॉरी इंक्रीज इन करंट असेट माइनस, और इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी प्लस, बस इतना ध्यान रखना। ऐसे लिख सकते हैं फिर आप, CACL, ये इंक्रीज होगा तो क्या होगा? माइनस, ये इंक्रीज होगा तो प्लस, उल्टा। अगर ये इंक्रीज हो रहा है माइनस है तो डिक्रीज हो रहा है प्लस, ये इंक्रीज हो रहा है प्लस है तो डिक्रीज हो रहा है माइनस। कैसे भी याद कर लो, तुम्हारी मर्जी, अपना ट्रिक बना लो, जो भी है। ये हो गया क्लास। तो इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी या डिक्रीज इन करंट असेट, ये दोनों ही क्या होता है? प्लस। इंक्रीज इन करंट असेट या डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी क्या होता है? माइनस। लॉजिक है यार, करंट लायबिलिटी डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब तुम करंट लायबिलिटी की पेमेंट कर रहे हो तो पैसा जा रहा है ना। अरे करंट लायबिलिटी डिक्रीज कब कब होता है? जब तुम पैसा देते हो तो पैसा जा रहा है, इसीलिए माइनस है। और लास्ट में एक चीज और माइनस करते हैं, टैक्स पेड प्रीवियस ईयर। तो आपने देखा होगा यहाँ पे प्रोविजन फॉर टैक्स मेड जो है वो मेड है, वो प्रोविजन बना है करंट ईयर का, और जो टैक्स आपने पेड किया है वो किसका है? प्रीवियस ईयर का। अब इसको सॉल्व करके बाद जो आएगा वो आएगा नेट कैश फ्लो। अगर आंसर प्लस में आ रहा है तो फ्लो फ्रॉम, माइनस में आ रहा है तो यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ये हो गया ऑपरेटिंग का आंसर। इसको मैं बोलता हूँ ए, क्योंकि ए एक्टिविटी है, ऑपरेटिंग आंसर ए। ये बी एक्टिविटी है, इन्वेस्टिंग का आंसर बी। ये सी एक्टिविटी है क्लास, देखो सी एक्टिविटी है, तो फाइनेंसिंग का आंसर क्या क्लास आता है? सी, है ना। ऑपरेटिंग आंसर ए, इन्वेस्टिंग का बी, फाइनेंसिंग का सी। फिर लास्ट है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये बनाना पड़ता है। अगर क्वेश्चन तुमको कहता है कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाओ तो तुमको ये बनाना पड़ेगा एट एनी कॉस्ट। अगर तुमको कहता है ना क्वेश्चन कैश फ्लो बनाओ तो आपको ये बनाना पड़ेगा। फिर आप क्या करोगे? ए प्लस बी प्लस सी, ऐड करोगे ओपनिंग कैश। इसमें कहीं भी तुम कैश, बैंक और मार्केटेबल सिक्योरिटी यानी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट लिखो नीचे, कैश,
बैंक और मार्केटेबल सिक्योरिटी, ये तीनों कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में जाता है। कहाँ जाता है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में। तो ए प्लस बी प्लस सी, ओपनिंग कैश प्लस ओपनिंग कैश ऐड करोगे प्लस ओपनिंग मार्केटेबल सिक्योरिटी ऐड करोगे, फिर ये जो आएगा वो किसके बराबर होगा? क्लोजिंग कैश एंड बैंक प्लस क्लोजिंग मार्केटेबल सिक्योरिटी। ये भी क्लोजिंग है, ध्यान रखना। क्लोजिंग कैश एंड बैंक प्लस क्लोजिंग मार्केटेबल सिक्योरिटी, सबका क्लोजिंग कैश एंड बैंक प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटी। अगर ये बराबर आया तो ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी मान लो आ गया 5 रुपये, ओपनिंग कैश है 3 रुपये, क्लोजिंग जो ओपनिंग मार्केटेबल सिक्योरिटी है वो 2 रुपये है, तो 5 से 8 तो 10। तो क्लोजिंग कैश, क्लोजिंग बैंक प्लस क्लोजिंग मार्केटेबल सिक्योरिटी, तीनों का सम 10 ही आना चाहिए, पक्की बात है। कई बार मार्केटेबल सिक्योरिटी होता ही नहीं है, बैंक भी नहीं होता, तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस ओपनिंग कैश इज इक्वल टू क्लोजिंग कैश। अगर बैंक भी है तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस कैश ओपनिंग कैश प्लस ओपनिंग बैंक इज इक्वल टू क्लोजिंग कैश प्लस क्लोजिंग बैंक। अगर मार्केटेबल सिक्योरिटी भी है तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस ओपनिंग कैश प्लस ओपनिंग बैंक प्लस ओपनिंग मार्केटेबल सिक्योरिटी इज इक्वल टू क्लोजिंग कैश प्लस क्लोजिंग बैंक प्लस क्लोजिंग मार्केटेबल सिक्योरिटी। बहुत आसान काम है क्लास, और तीनों सही है तो ये भी मैच कर जाएगा। अगर ये मैच कर गया तो क्वेश्चन सही है, बल्ले बल्ले। अगर ये मैच नहीं करता तो कहीं कुछ मिस्टेक हो गई है, राइट। और ऐसी क्लास नौबत नहीं आएगी, मैं तुम्हें सारा कुछ अच्छे से करा दूंगा ताकि कोई भी क्लास मिस्टेक ना हो। तो ये था क्लास कैश फ्लो स्टेटमेंट का पूरा फॉर्मेट। और अब हम देखते हैं क्लास इसके जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो पूरे के पूरे कैश फ्लो में यूज किए जाते हैं, तसल्ली से अच्छे से उन सारे के सारे पॉइंट्स को समझते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ सम इंपॉर्टेंट एडिशनल पॉइंट्स। कौन कौन से पॉइंट्स जो कि कैश फ्लो में आपको बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं क्लास यहाँ पे गुडविल की, गुडविल का ट्रीटमेंट क्या क्या होगा, ध्यान से देखना क्लास। गुडविल का जो ट्रीटमेंट, देखो गुडविल हो, पेटेंट्स हो, ट्रेडमार्क हो, कॉपीराइट हो, जनरली ये इंटेंजिबल एसेट होते हैं। इसका दो, या तो ये राइट ऑफ होगा या तो ये परचेज होगा। राइट ऑफ का मतलब क्या है? पहले 5 लाख था, अब 4 लाख हो गया, तो 1 लाख का गुडविल रिटर्न ऑफ। 90% केसेस में आपको राइट ऑफ ही देखने को मिलता है। तो गुडविल रिटर्न ऑफ जो है वो क्लास आप ऑपरेटिंग में प्लस कर दोगे, ठीक है। जो ग्लिड वाला आइटम था ना, ग्लिड फॉर्मेट में बताया था, उसमें आप प्लस कर दोगे। और अगर गुडविल परचेज हो रहा है 5 से 6 बढ़ रहा है अगर, तो वो इन्वेस्टिंग से माइनस कर दोगे, क्योंकि क्लास पैसा जा रहा है, आप परचेज कर रहे हो तो पैसा जा रहा है। राइट ऑफ ऑपरेटिंग में प्लस और क्लास परचेज इन्वेस्टिंग से माइनस। इनमें सारे ट्रीटमेंट बताऊंगा, जहां भी तुम्हें समझना है कमेंट सेक्शन में लिख लेना, ठीक है। दूसरा है फुटनोट में तुम्हें देखने को मिल सकता है प्रपोज डिविडेंड, बैलेंस शीट के अंदर नहीं आता ये कंटिंजेंट लायबिलिटी होती है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 में जो चेंजेस आए थे उसके बाद ये फुटनोट में आ गया, और ये फुटनोट में आने की वजह से आपको 2 साल का नीचे दिया रहेगा, बैलेंस शीट के अंदर नहीं दिया रहेगा, हमेशा ये नीचे दिया रहेगा। बहुत हाईली चांस है कि नीचे आपको दिया मिले इस साल, ठीक है। तो आपको 2 साल का फिगर दिया होगा, आपको याद रखना हमेशा आपको प्रीवियस ईयर का जो है, जो प्रीवियस ईयर का है उसे ऑपरेटिंग में प्लस करना है, उसी को फाइनेंसिंग से माइनस करना है। फाइनेंसिंग से माइनस करोगे डिविडेंड पेड के नाम से, ऑपरेटिंग में प्लस करोगे प्रपोज डिविडेंड के नाम से, ठीक है। तो 2 चीजें क्लास आपने समझ लिया, ऑपरेटिंग में प्लस करोगे प्रपोज डिविडेंड के नाम से, फाइनेंसिंग में माइनस करोगे डिविडेंड पेड के नाम से। तीसरी चीज प्रोविजन फॉर टैक्स। अगर ये सबसे पहले अगर ये क्लास एडिशनल पॉइंट में दिया है, बस इन एडिशनल पॉइंट ओनली, अगर ये सिर्फ और सिर्फ आपको एडिशनल पॉइंट में दिया है और कहीं नहीं दिया, सिर्फ आपको एडिशनल पॉइंट के अंदर दिया और कहीं नहीं दिया, तो आप क्या करोगे? क्योंकि ये सिर्फ आपको एडिशनल पॉइंट में दिया गया टैक्स पेड, तो बिना प्रोविजन बनाए टैक्स पेड कैसे हो सकता है? मैं 12th पास हूं, फिर मुझसे कोई बंदा पूछ रहा है भाई 10th भी पास हो, बोलो पागल है क्या, बिना 10th पास किए 12th में आ कैसे गया मैं 12th पास होने के लिए? तो यानी कि अगर टैक्स पेड है तो मेड भी हुआ ही होगा, पक्की बात है। हाँ, अगर मेड है तो जरूरी नहीं है कि पेड हुआ होगा, बट अगर पेड है तो मेड तो हुआ ही होगा। तो इसीलिए टैक्स पेड क्या करेंगे, ऑपरेटिंग से माइनस करेंगे, ऑपरेटिंग में ही प्लस करोगे, ठीक है। माइनस करेंगे किस नाम से? टैक्स पेड के नाम से लास्ट में, और प्लस किसके नाम से करोगे? फुल फॉर्म लिखना एग्जामिनेशन में, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड के नाम से। तो पहली चीज, अगर आपको सिर्फ नीचे दिया गया है, ऊपर नहीं दिया गया, सिर्फ नीचे दिया गया है, तो क्लास इससे सेम जगह प्लस माइनस दोनों करोगे। अच्छा, अगर सिर्फ ऊपर दिया गया है फिर क्या करोगे? तो अगर बैलेंस शीट में दिया है तो करंट ईयर प्रीवियस ईयर दोनों होगा, तो करंट ईयर का जो है वो क्लास मेड होता है ऑपरेटिंग में प्लस, और प्रीवियस ईयर का पेड होता है ऑपरेटिंग से ही माइनस। करंट ईयर का मेड होगा ऑपरेटिंग में प्लस, प्रीवियस ईयर का पेड होगा ऑपरेटिंग से माइनस। मतलब मेड प्लस पेड माइनस, मेड प्लस पेड माइनस, ये तो पता ही है, मेड प्लस पेड माइनस। लेकिन करंट ईयर का प्लस होगा, प्रीवियस ईयर का माइनस होगा। पिछले साल जो प्रोविजन बनाया था उसकी पेमेंट करेंगे, इस साल का प्रोविजन बनेगा। और एडिशनल पॉइंट में तो फिगर एक ही है, फिर यही मेड है यही पेड है, हमें पता ही नहीं है मेड कितना था, तो हम मानेंगे जितना पेड हुआ उतना ही मेड था, इसके अलावा क्या मान सकते हैं?
अब ये एक तीसरा केस, आपको बैलेंस शीट और एडिशन पॉइंट में दोनों दिया है, फिर तो आप अकाउंट बनाओगे। यानी कि अगर आपको एडिशन पॉइंट में दिया है, बैलेंस शीट में भी दिया है, तो आप अकाउंट बनाओगे। प्रोविजन फॉर टैक्स का मैं सिखा चुका हूँ आपको। टैक्स पेड इधर आता है, मेड इधर आता है, मेड ऑपरेटिंग में प्लस हो जाएगा, टैक्स पेड ऑपरेटिंग से माइनस, मतलब है ये ऑपरेटिंग के अंदर ही, ऑपरेटिंग में सबसे ऊपर सबसे नीचे। ठीक है, अब कुछ बच्चे क्या बोलेंगे, सर यहाँ पे एडिशनल पॉइंट में 10,000 आपने बोला, 10,000 प्लस कर दो, 10,000 माइनस कर दो, तो इससे अच्छा छोड़ना दें सर। बेटा पूरा कैश फ्लो छूट जाएगा ऐसे प्लस माइनस छोड़ोगे तो, आपको दिखाना पड़ेगा कैश फ्लो में, ऐसे आप छोड़ नहीं सकते। नेट इफेक्ट जीरो है आई नो, बट आप छोड़ नहीं सकते। तो ये होगा प्रोविजन फॉर टैक्स का ट्रीटमेंट। आई होप आपको समझ आ गया। वीडियो को लाइक जरूर कर देना अगर तुम्हें अच्छे समझ आ रहा है तो। फोर्थ पॉइंट, इंटरिम डिविडेंड इससे बाहर नहीं जाएगा कभी भी, कैसा ही क्वेश्चन आ जाए इससे बाहर नहीं जाएगा। इंटरिम डिविडेंड, इसके अलावा जो एसेट अकाउंट है, एक्यूमुलेट एसेट और एक्यूमुलेट डेप अकाउंट, ये बहुत ज्यादा चांस है आने का। एसेट्स और एक्यूमुलेट डेप अकाउंट दोनों का एक साथ, जब बैलेंस शीट के अंदर भी डेप हो और नीचे भी डेप हो, इसका मैंने स्पेशली करा रखे हैं क्वेश्चन और बहुत अच्छे से करा रखे हैं, उसको भी करके जाना। ठीक है, ये सारे एडिशन पॉइंट है वो अकाउंट वाला, उसको भी करके जाना और बस ये पॉइंट कर लेना, कैश फ्लो इससे बाहर नहीं जाएगा। इंटरिम डिविडेंड लिखा हो, चाहे इंटरेस्ट पेड लिखा हो, चाहे डिविडेंड पेड लिखा हो, हमेशा ये तुम्हें एडिशनल पॉइंट मिलेगा, कभी भी बैलेंस शीट के अंदर नहीं मिलेगा। तीनों ही केसेस क्लास आपको एडिशनल पॉइंट मिलेगा, कहीं बाहर नहीं मिलेगा, तीनों केस एडिशनल पॉइंट में। तो इंटरिम डिविडेंड जो है, अगर आपको नीचे दे रखा है तो आप क्या करोगे क्लास, ऑपरेटिंग में प्लस करोगे, फाइनेंसिंग से माइनस करोगे। माइनस किस नाम से करोगे, इंटरिम डिविडेंड पेड के नाम से, इंटरिम डिविडेंड पेड, प्लस किस नाम से करोगे, प्रपोज डिविडेंड के नाम से, प्रपोज डिविडेंड ब्रैकेट में इंटरिम। इंटर्म नहीं लिखोगे तो भी गलती नहीं होगी, ऐसे छोटी मोटी चीज़ों पे नंबर नहीं कटते, इतना तो क्लास पता है सबको भी, इतना दिमाग होता ही है टीचरों में भी कि वो इतना जान सके बच्चा क्या लिखना चाह रहा है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया क्लास। यानी कि अगर नीचे लिखा है तो ऑपरेटिंग में प्लस, फाइनेंसिंग से माइनस। डिविडेंड पेड का दो ट्रीटमेंट होता है, एक मैंने और बताया था कि नीचे एडिशनल पॉइंट पे फुट नोट में लिखा होगा प्रीवियस ईयर का, वो प्लस माइनस करोगे। इंटरिम डिविडेंड लिखा होगा तो वो प्लस माइनस करोगे। अगर मान लो खाली डिविडेंड पेड लिखा है, खाली डिविडेंड पेड लिखा है तो ये भी ऑपरेटिंग में प्लस होगा सबसे ऊपर टिप वाले में, और फाइनेंसिंग से माइनस। माइनस किस नाम से करोगे, डिविडेंड पेड। भैया अगर तुमने डिविडेंड पेड किया है, मैंने तुम्हें कहा था डिविडेंड पहले क्या होता है, प्रपोज, फिर डिक्लेयर, फिर पेड। अगर पेड हुआ तो पक्की बात है डिक्लेयर भी हुआ होगा और प्रपोज भी हुआ होगा। तो खाली डिविडेंड पेड लिखा है तो पेड तो हुआ ही है, लेकिन साथ में प्रपोज भी हुआ होगा, प्रपोज डिविडेंड। तो यानी कि नीचे अगर डिविडेंड पेड लिखा है, टैक्स पेड लिखा है, उसका दो ट्रीटमेंट होगा। टैक्स पेड का ऑपरेटिंग में प्लस, ऑपरेटिंग से माइनस, डिविडेंड पेड का ऑपरेटिंग में प्लस, फाइनेंसिंग से माइनस। ठीक है, अच्छा ये क्लास डिविडेंड पेड का हो गया। ठीक है, ये डिविडेंड पेड सेम। अब ये क्लास, ये तो डिविडेंड पेड का लिख दिया मैंने गलती से, चलो कोई बात नहीं, नाम चेंज कर देते हैं, ये हो गया डिविडेंड पेड। अगर इंटरेस्ट पेड किया है, चाहे लोन पे चाहे डिबेंचर पे, तो इंटरेस्ट जो पेड किया है तो वो फाइनेंसिंग से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। किस नाम से, इंटरेस्ट पेड। इंटरेस्ट पेड फाइनेंसिंग से माइनस हो जाएगा, किस नाम से, इंटरेस्ट पेड। और जो इंटरेस्ट एक्सपेंस है वो ऑपरेटिंग में प्लस हो जाएगा। इंटरेस्ट एक्सपेंस किस नाम से लिखोगे, इंटरेस्ट एक्सपेंस या इंटरेस्ट ऑन लोन और डिबेंचर जो भी। तो अगर आप इन तीनों का ट्रीटमेंट देखोगे, ऑपरेटिंग में प्लस, फाइनेंसिंग से माइनस। डिविडेंड पेड ऑपरेटिंग में ऊपर प्लस, टिप में और फाइनेंसिंग से माइनस। इंटरम डिविडेंड पेड का भी सेम है, दोनों एक साथ कभी नहीं होगा, एक ही आएगा। और इंटरेस्ट पेड अगर लिखा हो यहाँ पे क्लास, अगर इंटरेस्ट पेड लिखा हो, इंटरेस्ट पेड ऑन लोन और डिबेंचर्स जो भी है, तो उसे क्लास आप क्या करोगे, फाइनेंसिंग से माइनस क्योंकि पेड हो गया, और ऑपरेटिंग में प्लस क्योंकि ये इंटरेस्ट एक्सपेंस है। कई बच्चे रीजन पूछने लग जाते हैं, सर ये ऑपरेटिंग में प्लस क्यों होता है। क्योंकि बेटा देखो, आपने इंटरेस्ट पेड को यहाँ से तो घटा ही दिया, फिर आपने P&L अकाउंट के डेबिट साइड भी दिखा रखा होगा, उससे भी प्रॉफिट गिर गया होगा। उसी नेट प्रॉफिट को कैश फ्लो में सबसे ऊपर दिखाते हैं, स्टेटमेंट ऑफ P&L। तो क्लास यहाँ से भी गिरा दिया आपने, उधर से भी गिरा दिया, दो बार प्रॉफिट गिर गया, कम हो गया, इसलिए ठीक एक बार उसको ऐड कर देते हैं। ठीक है, जाना नहीं है, आगे समझोगे, बहुत आगे भी तुम्हें सीखने को मिलेगा, टेंशन मत लो, आगे समझ तो अच्छी बात है, मैंने बता दिया रीजन आपको। ये समझ आ गया क्लास आपको डिविडेंड वाला पॉइंट। एक और पॉइंट है इंटरेस्ट रिसीव। अब इंटरेस्ट मिलता इन्वेस्टमेंट पे है, पेड लोन पे डिबेंचर पे होता है, बट मिलता है इन्वेस्टमेंट पे। अगर लिखा है 9% इन्वेस्टमेंट्स, तो यानी कि 9% क्या है क्लास, आपका इंटरेस्ट ही है। तो इंटरेस्ट ऑपरेटिंग से माइनस होगा, किस नाम से क्लास, इंटरेस्ट इनकम के नाम से। याद है ग्लिड में नीचे इंटरेस्ट इनकम, और इन्वेस्टिंग में प्लस होगा इंटरेस्ट रिसीव के नाम से। तो अगर क्लास तुम्हें इंटरेस्ट मिल रहा है तो इन्वेस्टिंग में प्लस, पे कर रहे हो तो फाइनेंसिंग से माइनस। नेट इफेक्ट अपोजिट ऑपरेटिंग में, लाइक फाइनेंसिंग से माइनस किया, ऑपरेटिंग में प्लस, फाइनेंसिंग में इन्वेस्टमेंट में प्लस किया तो ऑपरेटिंग में क्या होगा, माइनस होगा। समझ में आ गया क्लास यहाँ तक। लेकिन कोई तुमसे पूछे कि इंटरेस्ट रिसीव किस एक्टिविटी में आता है, तो इन्वेस्टिंग ही बोलना, ऑपरेटिंग मत बोल देना सर वहाँ भी तो आता है। ये नेट इफेक्ट कैंसिल करने के लिए है, जो अभी मैंने तुम्हें क्लास इंटरेस्ट का सिखाया उसी तरीके से। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व इन बैलेंस शीट, अगर क्लास सिक्योरिटी रिजर्व बैलेंस शीट में है तो पक्की बात है वो बढ़ रहा होगा कुछ ऐसा,
5 से 6 लाख, ठीक है, ये प्रीवियस ईयर है, ये करंट ईयर है, बढ़ रहा होगा 5 से 6 लाख। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व 5 to 6 लाख। तो 1 लाख का क्लास ये क्या है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है 1 लाख का। तो जो भी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 1 लाख का एक्स्ट्रा है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व जो एक्स्ट्रा है क्लास 1 लाख का, उसे फाइनेंसिंग एक्टिविटी में प्लस कर देना। अगर बैलेंस शीट में है तो एक ट्रीटमेंट होता है, एडिशनल पॉइंट में है 2 ट्रीटमेंट होता है। आपको ये बात फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म क्लास 11th से ही बताता हुआ क्लास मैं आ रहा हूँ, या फिर आपने जहाँ भी पढ़ा होगा बताया जरूर होगा। एडिशनल पॉइंट के 2 ट्रीटमेंट होते हैं। फिर ये सिक्योरिटी रिजर्व आपको एडिशनल पॉइंट में दे रखा है, यानी कि नीचे दे रखा है एडिशनल पॉइंट में, तो आप क्या करोगे, फाइनेंसिंग में प्लस करोगे, लेकिन ऑपरेटिंग से माइनस करोगे। किस नाम से, नाम सेम ही होगा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, ठीक है। ऑपरेटिंग से माइनस और फाइनेंसिंग में प्लस, वो जो बीच वाला पोर्शन है आप उसमें ये काम कर सकते हो। तो सिक्योरिटी रिजर्व बैलेंस शीट में है तो फाइनेंसिंग में प्लस होगा ओनली, और अगर क्लास ये एडिशनल पॉइंट में तो फाइनेंसिंग में तो प्लस होगा ही होगा, साथ में ऑपरेटिंग से माइनस भी होगा। रेयर केस है बट लिंक कर लो क्लास, क्या पता रेयर ही आ जाए। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, जब हम डिबेंचर को रिडीम करते हैं तो प्रीमियम पे रिडीम करते हैं, आप सबको पता होगा, राइट। अच्छा एक चीज़ और क्लास बच्चे पूछ सकते हैं कि सर अगर सिक्योरिटी में घट रहा है तो क्या करें। देखो यार, सिक्योरिटी में घटेगा सिर्फ एक ही केस में, जब कंपनी बोनस शेयर इशू कर रही होगी। सिक्योरिटी प्रीमियम घटेगा कब, जब कंपनी बोनस शेयर इशू कर रही होगी, तो आपको क्लास उसको इग्नोर करना है, कुछ नहीं करना। मैं आगे बताऊंगा उसके बारे में, बोनस शेयर के बारे में। बढ़ेगा तो ही लेना है, घटेगा तो इग्नोर करना है, क्योंकि उसमें कंपनी बोनस शेयर इशू कर रही है, तो बोनस शेयर को भी इग्नोर करना है शेयर कैपिटल में, और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को भी इग्नोर करना है। प्लस माइनस कैंसिल, नेट इफेक्ट 0। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, इसका ट्रीटमेंट ही वही है, इसलिए मैं वही बता रहा हूँ। एडिशनल पॉइंट, अब सुनो मेरी बात। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, क्वेश्चन क्या होगा, देखो 9% डिबेंचर्स आपको मान लो दे रखा है, करंट ईयर में 5 लाख, प्रीवियस ईयर में था 8 लाख, 3 लाख का डिबेंचर रिडीम किया, तो रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर तो फाइनेंसिंग से माइनस करोगे ही करोगे, डिबेंचर रिडीम हो रहा है तो फाइनेंसिंग से माइनस कर दोगे। लेकिन जो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर है, क्वेश्चन कह रहा है डिबेंचर्स रिडीम 9% डिबेंचर्स ऑफ ₹3 लाख रिडीम एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। 10% प्रीमियम पे रिडीम कर रहे हैं, तो 3 लाख तो डिबेंचर रिडीम हो गया, प्रीमियम भी है कितना क्लास 10%, यानी 30,000। तो ये जो 30,000 है लौटाया तो पैसा गया फाइनेंसिंग में माइनस, प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, और सेम अमाउंट क्लास ऑपरेटिंग में प्लस कर दोगे, जहाँ SPR लिखते थे ना वहीं पे, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। तो यानी कि अगर सिक्योरिटी प्रीमियम है तो फाइनेंसिंग में पैसा आता है, ऑपरेटिंग से माइनस होगा। लेकिन अगर प्रीमियम और रिडम्पशन उल्टा है तो फाइनेंसिंग से पैसा जाएगा लौटाते वक्त, और ऑपरेटिंग में क्लास उल्टा हो जाएगा, फिर ये माइनस है तो वहाँ क्या होगा, प्लस होगा। कभी दोनों सेम नहीं हो सकता, ठीक है। ओके सर, बात समझ आ गई। अब आते हैं क्लास अगले पॉइंट पे, जो कि है इनकम टैक्स रिफंड। इनकम टैक्स रिफंड अगर क्लास तुमको दे रखा है, फिर तुम क्या करोगे, मेरी बात समझना। बिना प्रोविजन फॉर टैक्स मेड पेड के तो इनकम टैक्स रिफंड होगा नहीं, प्रोविजन फॉर टैक्स होगा तभी तो इनकम टैक्स रिफंड होगा। एक्सेस टैक्स दे देते हैं ना जब हम लोग अंदाजे से, इनकम कमाया रियल का, तो वापस आ जाता है। तो सुनो, इनकम टैक्स रिफंड को दोनों फिगर से माइनस करना होता है, बस खत्म। और कोई इस इनकम टैक्स रिफंड का कैश फ्लो के अंदर कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, ध्यान समझना। अगर तुम कुछ और करके नेट इफेक्ट बराबर दिखाते हो तो चल जाएगा उसमें, इस केस में चल जाएगा। इनकम टैक्स रिफंड को क्लास तुम्हें बिल्कुल भी कैश फ्लो के अंदर नहीं भेजना। ये जो 5,000 है यहाँ से भी कम हो जाएगा, यहाँ से भी कम हो जाएगा, दोनों जगह से कम हो जाएगा। तो तुम्हारा प्रोविजन फॉर टैक्स जो है वो 12,000 का है, और तुम्हारा टैक्स पेड जो है वो 7,000 का है। ये ऑपरेटिंग से माइनस होगा और ये ऑपरेटिंग में प्लस होगा, यानी वैसे तो 17 था, 17 था, यहाँ से माइनस कर दिया हो गया 12,000, इसको भी कम कर दिया हो गया 7,000। तो ये जो क्लास टैक्स रिफंड है ये दोनों फिगर को कम करता है, प्रोविजन फॉर टैक्स को भी कम करेगा, टैक्स पेड को भी कम करेगा। तो आपका टैक्स पेड जो तुम दिखाओगे वो 7,000 दिखाओगे, और प्रोविजन फॉर टैक्स मेड जो दिखाओगे वो 12,000 दिखाओगे। ये हो गया क्लास इनकम टैक्स रिफंड का ट्रीटमेंट। अगला है कोई अर्थक्वेक आ गया, लॉस आ गया, क्लास को भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है, तो वो ऑपरेटिंग में प्लस होगा, ऑपरेटिंग में माइनस होगा। माइनस क्या होता है क्लास, इंश्योरेंस क्लेम, जो भी इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा उससे वो माइनस होगा, और प्लस क्या होगा क्लास, लॉस ऑन क्लास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस, जो भी है लॉस ऑन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो मान लो क्लास भूकंप आ गया, 5 लाख रुपए का क्लास नुकसान हो गया, तो क्लास लॉस आप लिख दोगे 5 लाख। इंश्योरेंस क्लेम दिया नहीं है तो मत लेना, मेरी बात ध्यान सुनो। अर्थक्वेक आ गया, कुछ भी लॉस हो गया क्लास, ठीक है, या फिर आग लग गई, चोरी हो गया, 5 लाख का नुकसान हुआ, तो नुकसान तुम यहाँ प्लस कर दोगे ऑपरेटिंग में, सबसे ऊपर वाले पोर्शन में, मतलब टिप में ना, टिप में उसी में प्लस करोगे, टिप के नीचे। उसके बाद
मतलब उसी लाइन में बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम में हेडिंग के ऊपर उसी में प्लस करोगे आप। और इंश्योरेंस क्लेम में अगर कोई मिल गया 4 लाख कुछ का, उसे क्लास आप माइनस कर दोगे। मेरी बात समझ गए? तो लॉस लिखा है तो लॉस को प्लस करना है, इंश्योरेंस क्लेम मिला है उससे कुछ तो उसे माइनस कर देना है, इनकम को माइनस कर देना है और कुछ नहीं होगा। लेकिन सर खाली लॉस लिखा है तो खाली प्लस करना, इंश्योरेंस क्लेम लिखा है नहीं तो माइनस क्यों करोगे, खाली प्लस करना। लेकिन सर खाली इंश्योरेंस क्लेम लिखा है 2 लाख का मिला है, बेटा इंश्योरेंस क्लेम तुमको फ्री का थोड़ी मिल गया, बिना लॉस हुए कैसे मिल सकता है? इंश्योरेंस क्लेम मिला है मतलब लॉस तो हुआ ही होगा, और मैंने लॉस दिया नहीं है तो मैं मानूंगा 2 लाख का ही लॉस है। जैसे टैक्स पेड था तो हमने मान लिया मेड भी होगा, उसी तरीके से इनकम इंश्योरेंस क्लेम अगर मिला है तो पक्की बात है लॉस तो हुआ ही होगा। तो इसलिए क्लास हम सेम अमाउंट का लॉस मानेंगे, 2 लाख प्लस 2 लाख माइनस, ये इसका काम होगा। आगे बात समझ। लेकिन खाली लॉस हुआ है तो जरूर नहीं क्लेम मिले, क्या पता क्लेम ना मिले, कंपनी रिजेक्ट कर दे, तो इसमें सिर्फ प्लस करेंगे, अपने आप क्लेम नहीं मानेंगे। ठीक है, जैसे प्रोविजन फॉर टैक्स मेड दिया है तो अपने आप पेड नहीं मानेंगे, बट पेड दिया है तो अपने आप मेड मानेंगे। डिविडेंड पेड दिया है तो अपने आप प्रोविजन प्रपोज डिविडेंड मानते हैं, ये ट्रीटमेंट ध्यान रखना। बोनस इशू, कंपनी बोलेगी कि 4:1 में कंपनी बोनस दे रही है, 5:1 में, 4 को 1 शेयर फ्री, 5 को 1 शेयर फ्री, और इशू था मान लो 10 लाख, अब हो गया 12 लाख, तो डिवाइड 5, ये जो 2 लाख का इशू किया है ना ये फ्री में किया हुआ है। तो क्लास जब भी बोनस शेयर इशू हुआ है तो बोनस शेयर को फाइनेंसिंग में इग्नोर करना है, मत लेना, क्योंकि बोनस शेयर वो शेयर जो फ्री में इशू किया है, क्योंकि आपने फ्री में इशू किया तो बदले में पैसा तो आया ही नहीं। इवन आपने डिबेंचर इशू किया मशीन खरीदने के लिए तो भी पैसा तो आया नहीं, कैश फ्लो में कैश तो फ्लो हुआ ही नहीं, मत लेना, इसको नहीं लेंगे। और पक्की बात है 2 लाख एसपीआर से कम हो रहा होगा, बिना एसपीआर के बोनस कहाँ से दोगे? बोनस देने के लिए एसपीआर चाहिए, एक कंपोनेंट एसपीआर है वो चाहिए बोनस देने के लिए, है ही नहीं एसपीआर, है ना। या फिर कैपिटलाइजिंग रिजर्व, कोई भी कैपिटल रिजर्व वगैरह होगा, एसपीआर नहीं तो कैपिटल रिजर्व होगा, वो भी कम हो रहा होगा उतने से, तो कैपिटल रिजर्व एसपीआर को इग्नोर कर देना। साथ में जो शेयर इशू हो रहा है वो भी फाइनेंसिंग में मत लिखना, क्योंकि क्लास ये फ्री में शेयर इशू हो रहा है तो ये कैश फ्लो के अंदर रिकॉर्ड होगा ही नहीं। बात आई समझ, इसको कैश फ्लो में हम नहीं लिखेंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन डिबेंचर, ये आखिरी पॉइंट है, 100% आना है। तो जिन बच्चों ने देखो पहले ही वीडियो स्किप कर दिया, उन्होंने ये पॉइंट मिस कर दिया, वो बोलेंगे सर ये तो आपने कराया नहीं था। इसलिए कहता हूँ वीडियो एंड तक देखा करो हमेशा, एंड में क्लास में रखा है क्योंकि इसके बहुत सारे केसेस हैं, ध्यान सुनो एक एक करके सारे केस। सॉरी, सबसे पहला है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर लोन या इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। बस इन्वेस्टमेंट में क्या है, ऑपरेटिंग से माइनस, इन्वेस्टिंग में प्लस होगा। यहाँ पे फाइनेंसिंग से माइनस और ऑपरेटिंग में प्लस होगा। ट्रीटमेंट तो आप जानते हो, फाइनेंसिंग से माइनस होता है और ऑपरेटिंग में प्लस होता है, मैं बता भी चुका हूँ। अब इसकी कैलकुलेशन के अलग अलग केसेस। सबसे पहला 9% डिबेंचर्स जो है, पहले था कितने का, 2 लाख का, अब कितना हो गया क्लास, 3 लाख का। पहले था 2 लाख का, अब कितना हो गया क्लास, 3 लाख का। तो यानी कि इतनी थी पक्की बात है, डिबेंचर इशू हुआ 1 लाख का। तो इशू ऑफ डिबेंचर तो फाइनेंसिंग में प्लस करेंगे ही करेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इशू ऑफ डिबेंचर तो फाइनेंसिंग में हम प्लस करेंगे ही करेंगे, ये तो श्योर है कि इशू ऑफ डिबेंचर फाइनेंसिंग में प्लस कर दिया, ठीक है, 1 लाख रुपए। अब इसमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है तो भी क्लास तुम्हें इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। ध्यान समझना, तुम्हें डिबेंचर लोन पे कोई भी परसेंटेज दे रखा है, परसेंटेज, और तुम्हें नीचे ये कुछ भी नहीं दिया है, कब इशू किया, कब रिडीम किया, कुछ नहीं पता, तो भी तुम्हें इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो कैसे करोगे आप, किस पे निकालने सर? तो हमेशा क्लास ओपनिंग पे निकालना। तो जब तुम्हें कुछ भी ना गिवन हो तो क्लास ये क्लोजिंग पे भी निकाल सकते हो, उसके लिए नोट लिखना पड़ेगा। तो बेहतर है क्यों नोट लिखोगे, एक्स्ट्रा काम क्यों बढ़ाओगे, हमेशा ओपनिंग पे निकालना। तो हम मानेंगे साल के एंड में ही हुआ है रिडीम, जिसकी इशू हुआ है साल के एंड में। तो जो ये 1 लाख इशू हुआ है साल के एंड में इशू हुआ है, जिसकी वजह से हम लोग क्लास ओपनिंग बैलेंस पे इंटरेस्ट निकालते हैं। 2 लाख का 9% 18,000। पहला केस समझ में आ गया। यानी कि अगर नीचे कुछ ना लिखा हो तो ओपनिंग पे इंटरेस्ट निकालना है, बस सेट कर लो, कमेंट सेक्शन में जाके लिख दो। कुछ भी नहीं लिखा इंटरेस्ट के बारे में तो ओपनिंग पे निकालेंगे, अपने आप निकालना पड़ेगा, क्वेश्चन बोले चाहे ना बोले, ठीक है। दूसरा सर ऐसा बोल सकता है 9% डिबेंचर्स इशू 1 अप्रैल 21। अगर 1 अप्रैल 21 को इशू हुआ, बात तो बराबर है ना, 1/4/21 हो चाहे 1 अप्रैल 21, ये पिछले साल का एंड है, ये इस साल का बिगिनिंग है, तो इंटरेस्ट बिल्कुल सेम आएगा 18,000, क्योंकि हमने यही तो माना ओपनिंग बैलेंस पे। तो अगर क्लास आपने 1/4/21 को इशू हुआ ना, हाँ 1 सेकंड, गलत, आपने साल के शुरू में इशू किया तो आप एंड वाली फिगर पे इंटरेस्ट निकालोगे। मेरी बात ध्यान समझना, पहले तुम्हें मैं दिमाग में डाल देता हूँ फिर तुम्हें समझा दूंगा। डिबेंचर्स इशू हुआ है साल के शुरू में इशू हो गया, तो एंड वाले फिगर पे इंटरेस्ट निकालना। एंड का फिगर है 3 लाख, तो तुम 3 लाख का 9% निकालोगे 27,000। ऑपरेटिंग में प्लस 27,000, फाइनेंसिंग में माइनस 27,000। तो अगर शुरू में इशू हुआ है तो एंड वाले फिगर पे आपने कैलकुलेट करना पड़ेगा, अगर शुरू में इशू हुआ है। अब लॉजिक समझाता हूँ। शुरू में कर्जा था 2 लाख का, तुमने 1 लाख का और शुरू में ही इशू कर दिया। जब तुमने शुरू में इशू कर दिया तो शुरू में 3 लाख हो गया, पूरे साल 3 लाख कर्जा रहा, तो 3 लाख पे ही तो निकलेगा इंटरेस्ट। लॉजिक लगाओ ना, शुरू में ही। अगर मैं कंपनी में 1 तारीख को ज्वाइन करूंगा तो मुझे उस पूरे महीने की सैलरी मिलेगी, लेकिन अगर मैं कंपनी में 31 तारीख को ज्वाइन करूंगा तो मुझे उस महीने की सैलरी थोड़ी मिलेगी। 31 तो एंड हो गया ना, उस महीने काम ही नहीं किया। यही वाला सिस्टम है। शुरू में ही 1 लाख इशू कर दिया आपने तो 3 लाख पे इंटरेस्ट लगेगा। और अगर तुमने एंड में इशू किया है,
इस साल के एंड में, तो उस 1 लाख पे थोड़ी दोगे फिर। इस साल के एंड में आपने उधार लिया, थोड़ी ब्याज दोगे आप। अगर मैं किसी मकान वाले के पास जाऊं और मैं 30 तारीख को कमरा किराया पे लूँ, तो क्या उस महीने का पूरा मुझसे किराया ले लेगा? खुद सोचो। हाँ, 1 तारीख को लूंगा तो उस महीने का किराया लगेगा, 30 को लूंगा तो क्यों लगेगा भाई, महीना खत्म हो गया ना, अगले महीने से लगेगा। वही है, आपने साल के एंड में इशू किया है तो शुरू वाले पे लगेगा। कुल मिला के बच्चों कहता हूँ रट लो यार, अगर तुम्हें टेंशन दे रहा है तो शुरू में हुआ है तो एंड वाले पे लगा देना, एंड में हुआ है तो शुरू वाले पे। लॉजिक भी मैंने समझा दिया अच्छे से, लॉजिक भी समझा दिया क्लास। अगर तुम्हें दिक्कत है, एक दिन पेपर में बचा हुआ है, तो आराम से इतना ही कर लो, ठीक है। तो अगर शुरू में इशू हुआ तो एंड वाले पे फिगर एंड वाले पे लगाना, शुरू में इशू रिडीम हुआ तो एंड वाले पे, एंड में इशू रिडीम हुआ तो शुरू वाले पे, चाहे इशू चाहे रिडीम हो। आगे बात समझ। अगला डिबेंचर 1 लाख का इशू 1 अक्टूबर को, तो साल के शुरू में कर्जा था 2 लाख का, 1 अक्टूबर तक 2 लाख ही रहा, 6 महीने तक। अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, अक्टूबर तो काउंट नहीं करोगे बिकॉज 1 तारीख को इशू कर दिया, 1 अक्टूबर काउंट मत करना, सिर्फ सितंबर। तो 6 महीने तक लगेगा क्लास 2 लाख पे, फिर 1 लाख और इशू कर दिया तो अब कर्जा हो गया 3 लाख। तो अगले 6 महीने 9% 3 लाख पे लगेगा। लगाया 12 महीने का, ये 6 महीने का और ये 6 महीने का, बस दोनों को जोड़ दिया। तो टोटल इंटरेस्ट कितना निकल के आएगा देखो, 2 लाख का 9% 6 महीने का, कैलकुलेट कर लेता हूँ अभी। 2 लाख का 9% तो हो गया 18,000, 6 महीने का बनेगा 9,000। तो ये आ गया 9,000। 9,000 शुरू में कर्जा 2 लाख था, 6 महीने तक 2 लाख ही रहा, फिर 1 लाख और ले लिया तो अगले 6 महीने 3 लाख रहा। कुछ बच्चे क्या बोलेंगे, सर 2 लाख पे पूरे साल का निकाल दो और 1 लाख पे 6 महीने का निकाल दो, आंसर तब भी सेम आएगा। कर लो ऐसे, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। सॉरी, 3 लाख का 9 पे 27,000 और 6 महीने का बनेगा 13,500, 13,500। तुम करके दिखाना, कमेंट बताना आंसर सेम आ रहा है कि नहीं। 9 30 27 और 13,500 प्लस 9, ये क्लास आ गया 22,500। टोटल इंटरेस्ट आएगा आपका 22,500। टोटल इंटरेस्ट जो क्लास आएगा वो कितना आएगा 22,500। अगर तुम निकालते वैसे 2 लाख का पूरे साल का 18,000, फिर 1 लाख का 9% 6 महीने का 2 लाख का पूरे साल का, ठीक है, 18,000 हो जाता, 9 दूनी 18, फिर 1 लाख का 9% और 6 महीने का 4,500, तो 18,000 प्लस 4,500 22,500, तब भी वही आता। अच्छा, अगर आपने 1 जुलाई को इशू किया है, वीडियो पॉज करो, कमेंट में दिखाओ निकाल के, फिर मैं कराता हूं। तो अप्रैल मई जून 3 महीने तक 2 लाख पे, फिर 1 लाख और उधार ले लिया, तो अब जो 9 महीने बच्चे हैं वो 3 लाख पे। 9/12 देख लेना क्लास, आंसर कितना आएगा, ठीक है। तो ये थे सारे के सारे केसेस, आप कैलकुलेट कर लेना, आपका आंसर उतना ही आएगा जितना। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर 2 लाख का पूरे साल पे निकाल दो, 1 लाख का 9 महीने पे निकाल दो, तो भी तुम्हारा आंसर सेम आएगा, करके देख लेना। तो ये हो गया क्लास, जितने सारे के सारे केसेस थे, मैक्सिमम जितने ये पॉइंट आ सकते हैं। इसके अलावा फिक्स एसेट अकाउंट, एक्यूमुलेट डेप अकाउंट, वो जरूर अच्छे से कर लेना, और आपका कैश फ्लो कहीं बाहर नहीं जाएगा इससे। एक एक करके सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। आया क्लास समझ? तो अब हम लोग चलते हैं क्लास, हमने ये सारे पॉइंट्स कर लिए, अब एक एक करके क्लास कैश फ्लो के सवाल बनाना स्टार्ट कर देते हैं, एक एक करके कैश फ्लो के क्वेश्चंस बनाना स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्लास क्वेश्चन 1 है। I'm sorry। सबसे पहले क्वेश्चन 1 है, तो पहले कैश फ्लो का पूरा फॉर्मेट बनाना पड़ेगा, तब जाके क्लास हम लोग कर पाएंगे आगे चल के। तो कैश फ्लो का पूरा फॉर्मेट बनाते हैं। सबसे पहले क्लास यहाँ पे आपको दिया है, फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ मिवांका लिमिटेड ऑन 31 मार्च 2022। कंपनी है मिवांका लिमिटेड, 31 मार्च 21, 31 मार्च 22, आपको 2 साल का दे रखा है। और एडिशनल पॉइंट में लिखा हुआ है लोन टेकन ऑन 1 जुलाई 2021। तो आप इंटरेस्ट ऑन लोन निकाल लोगे, इंटरेस्ट ऑन लोन अभी मैंने समझाया आपको कैसे निकालना है। 1 जुलाई 21 को इशू किया है, तो देखो लोन कितना दे रखा है, लोन या डिवेंचर्स होगा ना, लोन नहीं क्लास, ये डिवेंचर्स आई थिंक, ये डिवेंचर्स है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग डिवेंचर्स, ठीक है। 10% डिवेंचर्स है, ये 10% डिवेंचर्स है, ये लोन नहीं है क्लास, 10% डिवेंचर्स है, 10% डिवेंचर्स इशूड। एक काम करो ना, इसको ठीक है, ये ठीक है अपनी जगह पे, ये ठीक है अपनी जगह पे, आप एक काम करो, इसको ले लो लोन, इसको 10% डिवेंचर की जगह क्या लिख दो, लोन लिख दो, इसको आप लिख दो लोन, 10% लोन। तो लोन शुरू में कितने का था, 60,000 का, और अब कितने का हो गया, 80,000 का। लोन था शुरू में 60,000 और एंड में कितना हो गया, 80,000। तो लोन जो आपने लिया है 1 जुलाई 2021 को लिया है, तो शुरू में था 60,000, कब तक क्लास, 1 जुलाई, अप्रैल मई जून 3 महीने का। फिर आपने 20,000 का और लोन ले लिया, और वो 9 महीने का, आपका इंटरेस्ट निकल आएगा। शुरू में था 60,000, आप चेक कर लो यहाँ पे, शुरू में था 60,000,
3 महीने तक 60,000 रहा, फिर आपने 20,000 और ले लिया, तो ये हो गया क्लास कितना, अगले 9 महीने तक 80,000 कर्जा रहा तुम पे, इंटरेस्ट रेट 10% का है। तो इस हिसाब से जो इंटरेस्ट निकल कर आएगा वो कितना निकल के आएगा, 60,000 का 10% 6,000 और 3 महीने का निकल के आएगा 1500। 80,000 का 10% 8,000 है, 9 महीने का 6,000, तो टोटल इंटरेस्ट आ गया कितना, 7,500। आपको ट्रीटमेंट पता ही है क्लास, ये तो वर्किंग नोट है, ट्रीटमेंट आपको पता है क्लास, वर्किंग नोट है ये। ट्रीटमेंट क्या है, ऑपरेटिंग में प्लस, फाइनेंसिंग से माइनस, ठीक है, इंटरेस्ट ऑपरेटिंग प्लस फाइनेंसिंग से माइनस। टैक्स पेड दिया हुआ है और यहाँ पे भी क्लास आपको प्रोविजन फॉर टैक्स दे रखा है, तो आप अकाउंट बनाओगे, 70 और 68 है, तो आप अकाउंट बना लो, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट 70 68, ओपनिंग 70 है, बाई बैलेंस बीडी 70,000, क्लोजिंग है टू बैलेंस सीडी 68,000 68,000, तो ये 70, ये 68। टैक्स पेड है 53,000, तो आप लिखो टू बैंक, टैक्स पेड 53,000। तो आंसर क्या आएगा क्लास, टैक्स पेड 53,000 है, तो बाई पी एंड एल प्रोविजन फॉर टैक्स मेड, तो आप ऐड करो 68 प्लस 53, 53 प्लस 68, 1,21,000, 1,21,000 माइनस 70 था, इस 51,000, तो 51,000 ऑपरेटिंग में प्लस कर दो क्योंकि मेड है, 53,000 ऑपरेटिंग से ही माइनस कर दो क्योंकि टैक्स पेड है। आई क्लास बात समझ, तो ये हमने कर लिया क्लास एडिशनल पॉइंट। तो सबसे पहला काम तुम्हारा क्या होता है, एडिशनल पॉइंट को कर लेना। सबसे पहला काम क्या है क्लास, एडिशनल पॉइंट को अच्छे से कर लेना, वो हमने कर लिया अच्छे से। अब हम बनाएंगे अपना कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट। आओ मेरे साथ साथ बनाओ, अगर आप भी कॉपी में बनाओगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे, ठीक है। कैश फ्लो स्टेटमेंट, पर्टिकुलर्स वगैरह सब लिख दो अच्छे से। मैं एक पेज रखता हूँ क्लास ऑपरेटिंग के लिए, ये है क्लास ऑपरेटिंग, यहाँ आता है डिटेल्स, यहाँ अमाउंट, आप लाइन चाहो तो खींच सकते हो, नहीं तो ऐसे भी लिख सकते हो चलेगा। पर्टिकुलर्स, कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ मेवांका लिमिटेड एज पर AS3 रिवाइज्ड, और इसमें ए एक्टिविटी जो है वो है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है। ये पूरा पेज हम छोड़ देते हैं इस पे। बी है इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग का, तो बी ले लेते हैं, इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग, बी हो गया इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग, तो यहाँ तक हम ले लेते हैं इन्वेस्टिंग, ये ले लेते हैं बी कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग, और यहाँ पे सी कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग। तो बी कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, सी कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। एक डी और ले लो, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का, और खत्म करते हैं कहानी इसकी। डी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, डी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ठीक है। अब चलो एक करके चीज़ों को लिखते हैं जो जो हमें लिखना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ क्या करा था, सबसे पहले इंटरेस्ट है 7,500 का, तो आपने क्लास देखो कैश फ्लो को 3 पोर्शन बांट दो, पहले टिप के लिए, फिर ग्लिड के लिए, फिर ऑपरेटिंग वगैरह के लिए। तो यहाँ पे क्लास आएगा इंटरेस्ट एक्सपेंस, कितना क्लास लिखोगे 7,500, और फाइनेंसिंग में यही चीज़ क्लास लिखोगे लेस में, यही चीज़ लिखोगे क्लास लेस में इंटरेस्ट पेड ऑन लोन, ब्रैकेट में वर्किंग नोट माइनस में, अंदर लिखना, सारी चीज़ें अंदर लिखना, कुछ बाहर मत लिखना, सब कुछ अंदर। आई बात समझ। दूसरा प्रोविजन फॉर टैक्स मेड है 51, पेड है 53, तो मेड है तो आप ऊपर लिखोगे प्रोविजन फॉर टैक्स मेड, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड कितना है क्लास 51,000, और सबसे आखिरी में आप लिखते हो टैक्स पेड 53,000 माइनस का 53,000। टैक्स पेड आपने लिख दिया 53, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड आपने लिख दिया 51,
ये हो गया क्लास मेड और पेड। अब पहले तो आपने पढ़ना है एडिशनल पॉइंट, फिर पढ़ना है वर्क नोट्स टू अकाउंट्स। तो आओ क्लास, ये रहा नोट्स अकाउंट्स, यही है ना नोट्स अकाउंट्स, बस इतना ही है। रिजर्व एंड सरप्लस नेट प्रॉफिट करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, 25 में से एक 20 घटाओ, 25 में से एक 20 घटाओ, कितना आएगा? 25 में से एक 20, 25,000 करंट ईयर का है, माइनस करोगे 1,20,000, इट्स 95,000 नेगेटिव। तो सबसे ऊपर लिखो क्लास सरप्लस 95,000 नेगेटिव का है, तो नेगेटिव का 95,000, सरप्लस आपने लिख दिया 95,000 और कुछ नहीं। लॉन्ग टर्म बोरोइंग तो पहले 60 था, अब 80 हो गया। लोन टेकन, लोन टेकन क्लास फाइनेंसिंग में आता है, लिखो लोन टेकन 20,000, लोन टेकन कितना क्लास 20,000 का लोन टेकन हो गया, ये ऐड हो जाएगा, ठीक है, लोन टेकन हो गया। अब शॉर्ट टर्म प्रोविजन का कुछ नहीं करना बिकॉज तुम इसका अकाउंट बना चुके हो। मशीन, तो अब मशीन और एक्यूमुलेटर दोनों दिया हुआ है, लेकिन तुम्हें एडिशनल पॉइंट में कुछ भी नहीं गिवन है, तो अकाउंट नहीं बनाना। मशीन का अलग करो, मशीन था 2,15,000 का, 215 का हो गया 3,84,000, तो 169 का परचेज है, इन्वेस्टिंग में आएगा। परचेज ऑफ मशीनरी, परचेज ऑफ मशीनरी कितना है क्लास 169, 1,69,000, ठीक है। अच्छा, इसका डेप्रीशिएशन है, करंट में से प्रीवियस ईयर घटा दोगे तो 48,000 माइनस 23,000, यानी कि 25,000 का डेप्री, अलग अलग दिखाना, मशीन का अलग, डेप का अलग। 25,000 का डेप्रीशिएशन हो गया, ठीक है। 25,000 का डेप्रीशिएशन अब कहाँ आता है पता है क्लास? ऑपरेटिंग में आता है, डेप्रीशिएशन ड्यूरिंग द ईयर, डेप्रीशिएशन ड्यूरिंग द ईयर 25,000 डेप्रिसिएशन हो गया क्लास। तो कुल मिला के नोट्स टू अकाउंट सारा हो गया। तो पहले एडिशनल पॉइंट, फिर नोट्स टू अकाउंट्स, और फिर क्लास शुरू से आओ बनाते हैं। सबसे पहला शेयर कैपिटल, पहले था 1 लाख, अब हो गया 3 लाख। फाइनेंसिंग में लिखो इशू ऑफ शेयर 2 लाख, इशू ऑफ शेयर्स कितना लिखोगे 2 लाख, कैसे भी लिख दो ऊपर नीचे, ये सब ऊपर नीचे चलेगा। ये अपने फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग में तो कुछ भी ऊपर नीचे लिखो चलेगा। बस ऑपरेटिंग में 3 पोर्शन है, पहला पोर्शन टिप का, वो उसी के अंदर ऊपर नीचे होगा, ग्रिड का इसी के अंदर ऊपर नीचे, ये यहाँ नहीं जाएगा ना, प्रोविजन यहाँ आएगा। अब लास्ट में वर्किंग कैपिटल और टैक्स पेड, टैक्स पेड सबसे आखिरी में रहना ही रहना है, इसको बीच में मत लिखना, सबसे आखिरी में लिखना। शेयर कैपिटल हो गया, रिजर्व एंड सरप्लस हम कर चुके हैं नोट नंबर, लॉन्ग टर्म बोरोइंग नोट नंबर 2 भी कर चुके हैं। थर्ड है करंट लायबिलिटी, उसके अंदर आएगा ट्रेड पेबल। शॉर्ट टर्म प्रोविजन कर चुके हैं, कुछ मत करना। ट्रेड पेबल है करंट लायबिलिटी, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी माइनस कर देना, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी 14,000 माइनस कर देना, ये लास्ट पोर्शन में आएगा माइनस। डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, डिक्रीज इन ट्रेड पेबल, डिक्रीज इन ट्रेड पेबल कितना माइनस कर दोगे 14,000, ठीक है ना। कितना क्लास ट्रेड पेबल 14,000, तो आपने माइनस कर। शॉर्ट टर्म प्रोविजन कुछ नहीं करना, नोट हम कर चुके हैं। नॉन करेंट असेट नोट का कर चुके हैं, कुछ नहीं करना। इन्वेंट्री, इंक्रीज इन इन्वेंट्री माइनस कर देना, इंक्रीज इन इन्वेंट्री माइनस होता है 7,000, इंक्रीज इन इन्वेंट्री लेस इंक्रीज इन इन्वेंट्री। करंट असेट बढ़ेगा तो माइनस, घटेगा तो प्लस, करंट लायबिलिटी घटेगा तो माइनस, बढ़ेगा तो प्लस। ट्रेड रिसीवेबल है, ये भी क्या हो रहा है क्लास, ये डिक्रीज हो रहा है, प्लस होगा 65,000 माइनस 51,000, 14,000, डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल प्लस होगा 14,000, डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल ऐड कर दो, डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल। कैश नहीं आता कहीं भी, ठीक है, ना कैश ना बैंक ना मार्केटेबल सिक्योरिटी, क्योंकि वो करंट असेट है, सॉरी क्योंकि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है वो, ये प्लस का हो जाएगा, राइट। ये भी हो गया। अदर करंट असेट क्या है क्लास 4,000 था और ये क्लास 0 हो गया। डिक्रीज इन अदर करंट असेट वो भी प्लस हो जाएगा क्लास, यहाँ पे डिक्रीज इन अदर करंट असेट, डिक्रीज इन अदर करंट असेट, ये भी ऐड है, ठीक है, यहाँ पे ऐड लिख दो, ये दोनों ऐड है, ये क्लास सारे के सारे लेस है। डन हो गया सारा का सारा। यहाँ पे भी आप ऐड कर दो और यहाँ पे भी आप ऐड लिख दो, ऐसे ऐड लिख देना बस और कुछ नहीं, जहाँ पे ऐड करते हो वहाँ पे ऐड लिख देना, ब्रैकेट में प्लस माइनस ना लिख के ऐड लिख दो, ज़्यादा फॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। तो सही तो वो भी है प्लस माइनस, बट कुछ टीचर होते हैं लगता है कि नहीं यार ऐसा क्यों नहीं लिखा, तो लॉजिक पे बात नहीं करते। और ये नोट्स अकाउंट्स हमारा हो गया, सारा कुछ हो गया ख़त्म। अब आगे देखते हैं ज़रा, ये हमारा ख़त्म हो गया, ठीक है। अब आओ सबसे पहले आप इसको जोड़ो 51,095 में, तो 51,000 माइनस 95,000 इट्स माइनस का 44, इस माइनस के 44 को लिखेंगे क्लास, यहाँ पे ये लिखना जरूरी है। नेट प्रॉफिट जैसे टैक्स ऐड कर दिया तो ये हो गया बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। आप इनको फिर जोड़ोगे 25,000 7,500,
ये हो गया 32,500 और माइनस का है 44,000, तो ये आ गया माइनस का 11,500। तो आप इसे क्या लिखोगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर। वैसे ना इसमें आप चाहो तो ऐसा कर सकते हो, यहाँ पे ऐड लिख के ना यहाँ पे छोटा सा हेडिंग डाल दोगे, नॉन कैश एक्सपेंस। बहुत बच्चे डालते भी हैं, बहुत बच्चे, बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, बिफोर वर्क। एक दो लाइन छूट गई ना तो कोई दिक्कत नहीं है, लाइन अगर छूट गया, ऐसे नहीं लाइन छूट गई तो नंबर कट जाएगा, ठीक है, वो कुछ नंबर नहीं कटता उसका। और अगर आप ये देखो तो 14 + 4 18,000, माइनस 7,000, माइनस का 14,000, माइनस का 53,000, ये हो गया माइनस का 56,000 और प्लस 11,500 माइनस का है, तो 67,500 आ गया, वो भी नेगेटिव का। तो नेगेटिव का है तो लास्ट में क्या लिखोगे, नेट कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। नेगेटिव का है तो नेट कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, ये आ जाएगा 67,500। ओके, अब इन्वेस्टमेंट में तो और कुछ नहीं है क्लास, तो एक ही है 1,69,000, और तो कुछ नहीं ना। मैं क्वेश्चन में एक बार देख लेता हूँ, और यहाँ पे कुछ नहीं था, मशीन ही था बस, इसमें एक ही है क्लास बस मशीन, कोई इसमें इन्वेस्टमेंट लोन वगैरह कुछ नहीं है। लोन होता ना, लोन एडवांस या इन्वेस्टमेंट होता तो वो भी लिखते हम लोग, तो इसको भी लिखेंगे नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। और अगर मैं इसको देखूं तो ये बनेगा 2 लाख + 20,000 माइनस 7,500, प्लस का आएगा ना फिर, तो ये माइनस का था, ये प्लस का, 2,12,500। इसको क्या लिखेंगे हम लोग, फ्लो फ्रॉम नेट कैश फ्लो। अगर एक ही चीज़ पूछा है तो फिर एक ही बनाएंगे, फिर दूसरा का इम्पैक्ट दिखाएंगे ही नहीं। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। अब तुम A + B + C करोगे, A + B + C करोगे तो आ रहा है 24,000 नेगेटिव का। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या करते हैं, A + B + C 24,000 नेगेटिव का, प्लस करोगे ओपनिंग कैश, क्या दे रखा है क्लास, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 49,000, तो ये आएगा 25,000 विच इज इक्वल टू क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। उधर भी 45,000 आ रहा था, तो इसका मतलब सही है इक्विवेलेंट, यानी कि हमारा जो क्वेश्चन है वो पूरी तरीके से करेक्ट है, हमारा क्वेश्चन पूरी तरीके से सही है। देखो A + B + C किया आपने, यानी ऑपरेटिंग का आंसर, इन्वेस्टिंग का आंसर, फाइनेंसिंग का आंसर 24,000, प्लस किया आपने ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 49, तो क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 25,000 का आ गया। आई बात क्लास, समझ कैसे करना है इसको, क्लियर है यहाँ तक। सेकंड क्वेश्चन पे, पहला क्वेश्चन आपने अच्छे से देख लिया, उसी के नियम कानून को अप्लाई करते हुए आपको सेकंड क्वेश्चन भी बनाना है, राइट। तो सबसे पहले आपको शुरू करना है एडिशनल पॉइंट से। एडिशनल पॉइंट के बाद सेकंड जो चीज आती है वो आती है क्लास नोट्स टू अकाउंट्स, और जो तीसरी चीज है वो आती है क्लास आपका नॉर्मली क्लास बैलेंस शीट, उसको स्टडी करना होता है। तो आते हैं क्लास एडिशनल पॉइंट पे। सबसे पहला 12% डिबेंचर 1 अप्रैल 2021 को इश्यू हुआ है, तो 31 मार्च 2022 वाले फिगर पे क्लास इंटरेस्ट लगेगा। यहाँ पे लिखो क्लास वर्किंग नोट। वर्किंग नोट आंसर का हिस्सा है तो जरूर बनाना क्लास। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, 1/4/21 को इशू किया है क्लास, ये रहा 12% डिबेंचर्स, 1/4/21 को इशू किया है, तो इंटरेस्ट लगेगा 31 मार्च 22 पे 5 लाख पे। आपने साल के शुरू में ही 1 लाख इशू कर दिया, तो आपका 4 लाख तो साल पिछले साल के एंड में था, 1 लाख आपने और इशू कर दिया, टोटल 5 लाख पे क्लास आपको 12% का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। 5 लाख का 12%, 5 लाख का 12%, जो कि कितना बनता है क्लास 60,000। ये आ गया आपका इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, ठीक है। 5 लाख का 12% 60,000। ड्यूरिंग द ईयर पीस ऑफ मशीनरी कॉस्टिंग 80,000, 80,000 की एक मशीनरी है जिस पर डेप लगा था 40,000, यानी है वो 40,000 का, है ना। 80 की मशीन थी, 40 का डेप लग गया तो 40,000 का बचा, उसको 10,000 के गेन में बेच दिया। 10,000 में नहीं बेचा, 10,000 गेन में, यानी बेचा कितने में, 50,000 में। तो आप देखो यहाँ मशीन में कोई डेप्रिसिएशन है, ये रहा, मशीन और डेप्रिसिएशन दोनों है, तो आपको दोनों अकाउंट बनाना पड़ेगा। यही बना लेते हैं क्लास, यहाँ पे स्पेस हमारे पास है। मशीनरी अकाउंट, और दूसरा जो हमें अकाउंट बनाना है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट,
एक्यूमुलेटेड डेप अकाउंट। एक्यूमुलेट डेप का बैलेंस लिखोगे बाई बैलेंस बीडी और क्लोजिंग बैलेंस लिखोगे टू बैलेंस सीडी। पेपर में पूरा लिखना बैलेंस लाइक दिस, टू बैलेंस बीडी बाई बैलेंस सीडी। तो आप देखो मशीन का बैलेंस कितना है, ओपनिंग है 20, क्लोजिंग है 26। ओपनिंग है 20 लैक्स, यहाँ नहीं, ओपनिंग है 20 लैक्स, क्लोजिंग है 26 लैक्स। इसके अलावा जो डेप्रीशिएशन है, ओपनिंग है 1 लाख, क्लोजिंग है 2 लाख। ओपनिंग है 1 लाख, क्लोजिंग है 2 लाख। अब हम पढ़ते हैं यहाँ क्या, ओपनिंग क्लोजिंग पहले लिख लेना है आपको असेट और एक्यूमुलेट डेप का। अब लिखा है कि 80,000 की मशीन थी, 40 का डेप लगा, 10 के फायदे में बेच दिया, तो बेचा कितने में, 50 में। लिखो बाई बैंक, बाई बैंक सेल कितने में बेचा है क्लास, 50,000 में। गेन आप यहाँ लिखोगे 10,000 का, टू P&L गेन, गेन ऑन सेल ऑफ एसेट 10,000 का हो गया। और डिप्रिसिएशन लगा है 40,000 का। और मैंने आपसे कहा था कि एसेट अकाउंट हमेशा क्लास भाई एक्यूमुलेटेड डेप, एक्यूमुलेटेड डेप मैंने कहा था हमेशा कॉस्ट पे मेंटेन होगा। डेप्रिश ये जो फिक्स एसेट अकाउंट है ना, ये हमेशा कॉस्ट पे मेंटेन होगा, कहा था मैंने। 50, 40, 90 और -10 80। कॉस्ट कितनी थी क्लास, 80,000। हमेशा 80 पे, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, 80 पे मेंटेन होगा ये। तो ये आएगा 26,90,000, 26,90,000 माइनस करोगे 10,000, 26,80,000 माइनस करोगे 20 लाख, 6,80,000। 6,80,000 का आ जाएगा टू बैंक परचेस, यानी कि आपने एसेट खरीदा कितने का है, 6,80,000 का, 6,80,000 का परचेस है। अच्छा, आपने मशीन अकाउंट में जो लिखा हुआ है, मशीन अकाउंट में लिखा है बाई एक्यूमुलेट डेप, तो एक्यूमुलेट डेप में क्या लिखोगे, टू मशीनरी 40,000, यह आ जाएगा 2,40,000, 2,40,000 माइनस कर दोगे 1 लाख, तो 1,40,000 का बैलेंस आ गया। ये आएगा बाई P&L डेप ड्यूरिंग द ईयर, ये क्लास साल भर का डेप है, डेप ड्यूरिंग द ईयर, यानी कि ये साल भर का डेप आ गया। ठीक है, तो अगर मैं इसके ट्रीटमेंट की बात करूं, अभी एक और अकाउंट बना लेते हैं फिर करेंगे ट्रीटमेंट की बात। इसमें लिखा गया है कि टैक्स पेड 35,000। अगर आपको एडिशन पॉइंट में टैक्स के बारे में लिखा गया है और बैलेंस शीट के अंदर भी आपको प्रोविजन फॉर टैक्स दिया गया है, तो आप प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट बनाओगे बाई बैलेंस बीडी। टैक्स पेड हमेशा डेबिट साइड आएगा, टू बैंक 35,000 और टू बैलेंस सीडी। तो आप देखो यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं टैक्स दे रखा होगा, एरा शॉर्ट टर्म प्रोविजन, प्रोविजन फॉर टैक्स। ओपनिंग है 165, क्लोजिंग है 2 लाख। मेरे साथ साथ करते चलो, ओपनिंग है 165, क्लोजिंग है 2 लाख, ओपनिंग है 1,65,000। अगर मैं टोटलिंग करूँ तो आएगा 2,35,000, 2,35,000 माइनस 160, 2,35,000 माइनस 165, 2,35,000 माइनस 1,65,000, 70,000 रुपये आएगा, 70,000। और बाई साइड जो बैलेंस बचेगा बाई P&L प्रोविजन फॉर टैक्स मेड, कि आपने प्रोविजन बना दिया, कितने का, 70,000 का प्रोविजन बन गया। ठीक है, प्रोविजन टैक्स। बाकी लास्ट लाइन लिखा है प्रपोज डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स 31 मार्च 21/22, 2 साल का दे रखा है। और हमें सिर्फ इतना ही लेना है प्रीवियस ईयर का, हमें 39 से मतलब, यही ऑपरेटिंग में प्लस होगा और यही ये फाइनेंसिंग से क्या होगा क्लास, माइनस होगा। प्रीवियस ईयर का लेना है, यानी कि 39,000। बाकी इंटरेस्ट ऑपरेटिंग में प्लस, फाइनेंसिंग से माइनस, और प्रोविजन फॉर टैक्स ऑपरेटिंग में प्लस मेड और ऑपरेटिंग से ही माइनस होगा पेड। और ये सेल इन्वेस्टिंग में क्या होगा प्लस, परचेज इन्वेस्टिंग से माइनस, गेन ऑपरेटिंग से माइनस, डेप्रिसिएशन ऑपरेटिंग में प्लस। तो ये सारी की सारी चीज़ें, थोड़ा क्वेश्चन मैंने बढ़ा लिया है क्योंकि मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट हम लोग कवर कर सके, कि मैक्सिमम पॉइंट्स कवर कर सके। एग्जामिनेशन में इतने 4 पॉइंट वाला क्वेश्चन नहीं आने वाला है, हार्डली एक दो हार्डली, और ज़्यादा टफ करना चाहे तो 3 दे सकता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक है, बिकॉज आंसर का लेंथ ही मेंटेन करना होता है। तो अब एक काम करते हैं, फॉर्मेट बना लेते हैं। यहाँ लिखो पर्टिकुलर्स, ऊपर कंपनी का नाम, कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ, जो भी कंपनी का नाम है वो लिख देना, अमाउंट, और अंदर कॉलम में आएगा डिटेल्स। तो ये डिटेल्स है और फिर ये अमाउंट है, और इसकी 3 एक्टिविटी है। ए एक्टिविटी होती है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ये कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। बी, यहाँ पे क्लास स्पेस है हमारे पास,
कैश ऑपरेटिंग का बड़ा बनाना, लगभग हाफ पेज आप लेके चलो, और बाकी हाफ पेज के अंदर इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, सी आएगा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, और जो डी है वो आता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ठीक है, तो आपको पहले पूरा फॉर्मेट बना देना है कैश फ्लो का, और स्टेप वाइज मार्किंग होती है, तो हमें मैक्सिमम स्टेप्स कवर करने, बस आपने ये ध्यान रखना है। तो आओ एक एक करके क्लास चीज़ों को लिखते चले जाते हैं। सबसे पहला ध्यान देखना, एडिशनल पॉइंट का ट्रीटमेंट है। प्रोविजन फॉर टैक्स मेड 70,000 है, पेड है 35,000। पेड 35,000 और 70,000 जो है वो टैक्स पेड है। तो यहाँ लिखेंगे क्लास, सबसे पहले सरप्लस आता है, सरप्लस के बाद आप ऐड करोगे प्रोविजन फॉर टैक्स मेड, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड कितना है क्लास मेड 70,000, और जो टैक्स पेड है वो सबसे एंड में लिखोगे क्लास आप, लेस टैक्स पेड, और वो टैक्स पेड कितना है 35,000, जो टैक्स पेड है वो है 35,000। ठीक है, आपने देखो टैक्स मेड लिख लिया, टैक्स पेड लिख लिया, मेड 70 ऑपरेटिंग में प्लस, पेड 35 ऑपरेटिंग से माइनस। इसलिए इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर जो है वो 60,000 है, वो क्लास इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर आप यहाँ पे सेकंड पोर्शन में प्लस करोगे। ठीक है, ऐड क्या करोगे, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स कितना है क्लास इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 60,000, ऑपरेटिंग में प्लस होगा 60,000, और यही 60,000 फाइनेंसिंग से माइनस करोगे आप, फाइनेंसिंग से लेस इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स पेड, आपने पेड कर दिया कितना क्लास 60,000। ओपनिंग पे था तो क्लोजिंग पे लगाया, क्लोजिंग पे होता तो ओपनिंग पे लगाते। ये भी समझ आ गया आपको। अब अगला पॉइंट था 39,000 का, ये था प्रपोज डिविडेंड 39,000 का, तो यहाँ लिखोगे क्लास प्रपोज डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड कितना है क्लास 39,000 का, और यही 39,000 फाइनेंसिंग में क्या लिखोगे, डिविडेंड पेड के नाम से कितना है 39,000। ठीक है, हर एक एडिशनल पॉइंट का ट्रीटमेंट करो। अच्छा, अब हम इंटरेस्ट कर चुके हैं, टैक्स कर चुके हैं, ये भी कर चुके हैं। अब आते हैं क्लास मशीन अकाउंट पे। अब हमारे पास ये बचा है, हमने ये कर लिया इंटरेस्ट, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, अब हमारे पास बस मशीन बचा हुआ है और कुछ नहीं। तो सेल ऑफ मशीन 50, परचेज ऑफ मशीन 680, तो सेल ऑफ मशीन इन्वेस्टिंग में क्लास आएगा, ऐड करोगे सेल ऑफ मशीनरी कितना क्लास 50,000, और लेस करोगे परचेजेस ऑफ मशीनरी 680, परचेजेस ऑफ मशीनरी 6,80,000। तो सेल भी लिख लिया आपने क्लास यहाँ पे 50,000 का सेल ऑफ मशीनरी, और परचेज लिखा आपने 680। अब गेन है 10,000 का, डेप्रिसिएशन है 1,40,000। गेन है 10,000 का, डेप्रिसिएशन है 1,40,000, लिखो डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन वर्किंग नोट 1,40,000 का डेप्रिसिएशन है। ठीक है, इंटरेस्ट डिबेंचर जो भी वर्किंग नोट है वो उसमें लिख दो। अच्छा, और गेन ऑन सेल ऑफ एसेट लेस होगा, तो लेस करो क्या, गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी कितना गेन हुआ है क्लास मशीन की सेल पे, यहाँ पे गेन 10,000 का गेन है, गेन माइनस होता है, ये बात भी ध्यान रखना। प्रॉफिट माइनस होता है, लॉस क्या होता है प्लस। तो ये हमने सारे के सारे जितने भी एडिशनल पॉइंट में ट्रीटमेंट था, हमने उसको हर एक जगह हर एक चीज़ को लिख लिया अच्छे से, हर एक चीज़ क्लास जो जहाँ जाती है वहाँ लिख लिया आपने। इसको भी 2 जगह डाल दिया आपने, ये भी मेड पेड हो गया, डेप्रिसिएशन भी हो गया क्लास आपने। ये इसको दिखाते नहीं 40,000 कहीं भी, बिकॉज वो इसके अंदर इंक्लूड है। सेल दिखा दिया, परचेज दिखा दिया, गेन दिखा दिया, हमारा सारा एडिशन पॉइंट हो गया। अब आते हैं नोट्स पे अकाउंट्स पे। ये रहा क्लास आपका नोट्स पे अकाउंट्स। रिजर्व एंड सरप्लस बैलेंस शीट, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर 6 में से 3 लाख आएगा सरप्लस। सरप्लस आप लिख दो, आउटसाइड कॉलम में लिखते हैं सरप्लस 3 लाख, यही बस एक आउटसाइड लिखना और कुछ नहीं। इसके बाद है डिबेंचर्स, तो लोन इंटरेस्ट ऑन लोन है ना, तो मैंने डिबेंचर लिखा ना, हाँ एक ही बात है क्लास, लोन डिबेंचर्स, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन की जगह आप इसको डिबेंचर कर लो ना। पिछले क्वेश्चन में वैसे था, ये डिबेंचर्स है, ये क्वेश्चन में क्लास क्या है डिबेंचर्स है, लॉन्ग टर्म लोन जो है वही डिबेंचर्स है। ठीक है, लोन लिखाओ, डिबेंचर लिखाओ, और ट्रीटमेंट लेकिन सेम ही है, ट्रीटमेंट में कोई भी चेंज नहीं है, ट्रीटमेंट इज सेम।
अच्छा डिबेंचर्स कितना, 4 लाख से 5 लाख हो गए ना। इश्यू ऑफ डिबेंचर्स फाइनेंसिंग में लिखो 1 लाख, इश्यू ऑफ डिबेंचर लिखो फाइनेंसिंग में 1 लाख। और आपको क्लास टेलीग्राम पे इसका मैं क्लास पीडीएफ भी भेज दूंगा, आप देख लेना। इश्यू ऑफ डिबेंचर 1 लाख, यहाँ पे ऐड करेंगे इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, कितना क्लास आएगा इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, 1 लाख। नेक्स्ट है बैंक ओवरड्राफ्ट, ये भी शॉर्ट टर्म बोरेंगे। डिक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट 5000 माइनस हो जाएगा ना, पेमेंट आपने किया होगा तभी डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट, यहाँ पे डिक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट, डिक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट, ये आपने माइनस कर दिया, ठीक है। मशीन का हो चुका है, एक्यूरेट डेप्थ का हो चुका है। इंटेंजिबल एसेट गुडविल, गुडविल 3 से 2 लाख हो गया, तो गुडविल रिटर्न ऑफ 1 लाख रुपए ऑपरेटिंग में क्लास आएगा यहाँ पे। गुडविल रिटर्न ऑफ, गुडविल रिटर्न ऑफ कितना क्लास रिटर्न ऑफ गुडविल, 1 लाख रुपए लिखो, 1 लाख। और गेन ऑन सेल जो था वो था 10,000 का, ठीक है। गुडविल रिटर्न ऑफ हो गया। तो हमने सारे के सारे एडिशनल पॉइंट कर लिए और नोट्स टू अकाउंट्स कर लिए। अब हमारी क्लास बैलेंस शीट की बारी है, फटाफट शुरू से देखते हैं क्लास बैलेंस शीट लाइन बाय लाइन। सबसे पहले शेयर होल्डर फंड 17 से 19, इश्यू ऑफ शेयर्स 2 लाख लिखो फाइनेंसिंग में क्लास, इश्यू ऑफ शेयर्स 2 लाख, इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल कितना क्लास बनेगा, 2 लाख। इश्यू ऑफ शेयर्स 2 लाख हो गया। अब जहां जहां नोट है छोड़ देना, हम कर चुके हैं इसको, ये कर चुके हैं छोड़ दो, लॉन्ग टर्म बोरिंग कर चुके हैं छोड़ दो, करंट लायबिलिटी में शॉर्ट टर्म बोरिंग कर चुके हैं छोड़ दो, शॉर्ट टर्म प्रोविजन कर चुके हैं छोड़ दो। इधर नॉन करंट एसेट ये भी छोड़ दो, ये भी छोड़ दो। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट क्या था, 2 से 3 लाख, 1 लाख का इन्वेस्टमेंट परचेज है और इन्वेस्टिंग में क्लास आएगा 1 लाख का इन्वेस्टमेंट परचेज किया आपने, तो लेस होगा परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है। कितने का आपने इन्वेस्टमेंट परचेज किया है, 1 लाख का, ठीक है। करंट एसेट में करंट इन्वेस्टमेंट तो शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटी होता है, ये तो क्लास आएगा नहीं कैश फ्लो के अंदर, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में नहीं आएगा। इन्वेंट्री, इन्वेंट्री क्या हो रहा है क्लास, 1,30,000 से 260, 1,30 इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज इन इन्वेंट्री 1,30,000 माइनस होगा ऑपरेटिंग में, ठीक है। इंक्रीज इन इन्वेंट्री लेस होगा, इंक्रीज इन इन्वेंट्री, इंक्रीज इन इन्वेंट्रीज 1,30,000 आप माइनस करोगे। जो इन्वेंट्री है वो 1,30 था, अब 260 हो गया, तो 1,30,000 आप माइनस करोगे बस, और तो कुछ भी नहीं है। सारी चीज़ें हम लोगों ने कर लिया है, ऑल डन, सब चीज़ हो चुकी है। अब आप इसकी टोटलिंग लगा लो, ये कितना आ रहा है, 70,000 प्लस 39,000, इट्स 1,09,000 प्लस 3 लाख, ये आएगा 4,09,000। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। और मैंने तुम्हें सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दिया है, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक का एडजस्टमेंट की, कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है तो उसका कहाँ क्या ट्रीटमेंट करोगे। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम यहीं पे क्लास ऊपर प्लस करोगे और जो इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा वो माइनस करोगे। और ये सारी चीज़ें जोड़ के जो आ गया 60,000, 140, 1 लाख माइनस 10,000, 2,90,000 और प्लस है 4,09,000, इट्स 6,99,000। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। फिर ये 135 है प्लस 35, इट्स 170, नहीं 130 है प्लस 35 है 165, ये माइनस का हो जाएगा। और 6,99,000 माइनस 1,65,000, 5,34,000। ये जो 5,34,000 है इसको हम लिखेंगे नेट कैश। अगर ये प्लस का आ रहा है तो नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज 5,34,000। अब इन्वेस्टिंग का जोड़ लो, कितना आता है, इन्वेस्टिंग का आएगा 50,000 प्लस का है, सेल किया है, बाकी परचेज है 680 माइनस करो और 1 लाख और माइनस करो, 7,30,000 आ गया नेगेटिव। तो इसको हम लोग लिखेंगे 7,30,000 को नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अब फाइनेंसिंग का अगर मैं देखूं यहाँ पे 2 1 आ गया क्लास 3 लाख,
-60,000 -39,000 -5,000, इट्स 1,96,000। ये प्लस का आएगा, 3 लाख में से घटाएंगे तो हम लिखेंगे इसको नेट कैश फ्लो फ्रॉम, प्लस का आ रहा है ना, फ्लो फ्रॉम, माइनस का आता तो कोई यूज नहीं लिखते थे, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ठीक है। 196 -730 और प्लस करेंगे 5,34,000 इस जीरो, ए प्लस बी प्लस सी तो जीरो आ गया, 5,34,000 प्लस 1,96,000 -730, ए प्लस बी प्लस सी जीरो, ए प्लस बी प्लस सी यानी ऑपरेटिंग प्लस इन्वेस्टिंग प्लस फाइनेंसिंग जीरो। इसमें दो चीजें प्लस करेंगे, ऐड ओपनिंग कैश, क्या क्या दे रखा है चेक करते हैं, कैश कहाँ दे रखा है, ये रहा, कैश इन कैश इक्विवेलेंट आपको दे रखा है, ओपनिंग कैश इन कैश इक्विवेलेंट देखो कितना आ रहा है, ओपनिंग कैश इन कैश इक्विवेलेंट आपको दे रखा है 40,000, ओपनिंग कैश इन कैश इक्विवेलेंट 40,000 है, ओपनिंग कैश इन कैश इक्विवेलेंट 40,000 है, प्लस ओपनिंग मार्केटेबल सिक्योरिटीज, ओपनिंग मार्केटेबल सिक्योरिटीज, तो क्या है क्लास ओपनिंग मार्केटेबल सिक्योरिटी, ये है क्लास आपका कितना 140, ओपनिंग एक से क्लोजिंग ले लिया गया, ये ओपनिंग ये है क्लास आपका 170 तो 140 प्लस 170 कितना आएगा 2,10,000, ओके। और ये किसके सम के बराबर आएगा, क्लोजिंग कैश प्लस क्लोजिंग मार्केटेबल सिक्योरिटीज, तो क्लोजिंग कैश आपको कितना दे रखा है, क्लोजिंग कैश 140 और क्लोजिंग कैश इन कैश इक्विवेलेंट 70, 140 ये 140 है 70 तो 210 आ गया ना, क्लोजिंग कैश 70 दे रखा है, ठीक है। ओके तो ये हो गया क्लास आपका पूरा का पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्वेश्चन नंबर सेकंड, जिसमें अच्छे से हमने सारे पॉइंट्स कवर कर लिया, इंटरेस्ट हमने पॉइंट कवर कर लिया, प्रोविजन ऑफ टैक्स कवर कर लिया, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कवर कर लिया, और खाली मशीन अकाउंट भी हमने कवर कर लिया। आई थिंक कुछ बचा नहीं है, हमने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए। और क्वेश्चन बनाते हैं और अपने प्रैक्टिस को स्ट्रॉन्ग करते हैं। एक क्वेश्चन और देखो क्लास सारे बच्चे अच्छे से, आ जाओ क्लास यहाँ पे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड, स्टेप 1। पहले आपको क्या करना है क्लास, पहले एडिशनल पॉइंट का ट्रीटमेंट, फिर नोट्स टू अकाउंट्स का ट्रीटमेंट, फिर बैलेंस शीट का ट्रीटमेंट। तो इसमें आपको आगे पीछे नहीं करना पड़ेगा, बहुत आसानी से हो जाएगा। तो ये है क्लास एडिशनल इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले लिखा हुआ है क्लास 4 लाख डिवेंचर्स 31 मार्च 22 एंड में इशू किया, तो बिगनिंग में लगेगा। तो ये रहा डिवेंचर्स, 4 लाख के डिवेंचर एंड में इशू किया, तो बिगनिंग वाले फिगर पे 4 लाख पे इंटरेस्ट लगेगा। निकालो क्लास इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स। ये क्वेश्चन तो आप लोग मेरे से पहले करके दिखाओ, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, या मेरे साथ साथ करो। 4 लाख ओपनिंग बैलेंस पे लगेगा, है ना। तो शुरू में था 4 और इशू किया तो 8 हो गया। तो शुरू में तो 4 था ना, एंड में इशू किया है। तो देखो शुरू में मेरे पास 4 लाख कर्जा था, मैंने 4 लाख का कर्जा साल के एंड में लिया है, तो मैं इस 4 लाख पे थोड़ी ब्याज दूंगा, जो साल के शुरू में था उसी पे ब्याज दूंगा मैं। भाई ये तो साल के एंड में लिया है ना, इस पर तो मैं अगले साल दूंगा ब्याज। 12% डिबेंचर, 10%, 10% डिबेंचर्स है 10%। और कितना बनेगा क्लास 40,000। ट्रीटमेंट जानते हो ऑपरेटिंग में प्लस, फाइनेंसिंग से माइनस। इंटरिम डिविडेंड पेड आप सब जानते हो क्लास कि जो डिविडेंड पेड है वो ऑपरेटिंग से क्या होता है क्लास, ऑपरेटिंग में होता है प्लस, फाइनेंसिंग से होता है माइनस। डिविडेंड पेड फाइनेंसिंग से माइनस, ऑपरेटिंग से प्लस, इंटरिम डिविडेंड पेड है। तो यकीन मानो क्लास जो पॉइंट्स मैंने इसके अंदर कवर कर रहे हैं क्लास, उसी में से सारी चीजें कवर होंगी। बाकी चिंता मत करो, जो भी तुम्हें लग रहा है एक्स्ट्रा पॉइंट्स है, लाइक सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व हो गया, इनकम टैक्स रिफंड हो गया, मैंने उसका ट्रीटमेंट सारा बता दिया। अगर वो आता है तो आप वो भी कर लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। मैक्सिमम पॉइंट्स ही होने चाहिए। कोई एक पॉइंट अगर टफ आ गया तो उसको कॉन्फिडेंट तरीके से उसको टैकल करना, अटैक करना उस पर। ये नहीं कि एक क्वेश्चन एक पॉइंट टफ देखा, रोने लग गए, आगे का सारा पेपर खराब कर दिया कि बर्बाद हो गया जी एक पॉइंट से, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, कोई टफ आएगा तो एक पॉइंट टफ आएगा, सारा पेपर हर एक चीज टफ नहीं आएगा। मानता हूँ क्लास कोई 7-8 नंबर का टफ आ जाएगा, बट क्लास लगभग 70 नंबर का तो आसान और एवरेज रहने वाला है, वो आप कवर करोगे। अब क्लासेस का फॉर्मेट बनाते हैं और क्वेश्चन को खत्म करते हैं। सबसे पहले क्लास यहाँ लिखो पर्टिकुलर्स, क्वेश्चन नंबर हम थर्ड कर रहे हैं। सॉल्यूशन, कैश फ्लो स्टेटमेंट सॉरी, कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पर जो भी कंपनी का नाम है वो भी लिख दो ऊपर, अमाउंट, डिटेल्स, और नेक्स्ट क्लास यहाँ पे लिखो बी
कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, और ए एक्टिविटी में क्या लिखोगे क्लास, यहाँ पे लाइन खींच के, ए ऑपरेटिंग होता है, कैश ए फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, ये हो गया ए बी सी, और एक डी एक्टिविटी भी होती है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ठीक है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। तो ये हो गया आपका सारा का सारा फॉर्मेट। अब हमने जो जो चीज़ें क्लास लिखी है हम उसको लिख लेते हैं। सबसे पहले हमने लिखा डिविडेंड पेड, कितना है क्लास 20,000 का। तो डिविडेंड आपको पता है क्लास, आप यहाँ पे सबसे पहले लिखते हो प्रपोज डिविडेंड, प्रपोज्ड डिविडेंड, ऊपर आता है सरप्लस, कितना है क्लास डिविडेंड 20,000 का। ठीक है, और पेड भी 20,000 है, इंटरेस्ट जो है वो 40,000 का है। तो आप इंटरेस्ट इस बीच वाले पोर्शन में लिखोगे, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स 40,000 का इंटरेस्ट है, और फाइनेंसिंग में ये दोनों माइनस होगा। सबसे पहले लेस डिविडेंड पेड 20,000 का, और 40,000 का इंटरेस्ट पेड भी है, इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स। इंटरेस्ट आपने पेड कर दिया 40,000 का, और डिविडेंड पेड कर दिया। ये दो पॉइंट थे, अच्छा क्वेश्चन था क्लास, थोड़ा आसानी है, दो ही पॉइंट, बट ऐसे ही आते हैं पेपर में। ये भी एग्जामिनेशन का ही क्वेश्चन, ऐसा कोई डिफरेंट क्वेश्चन नहीं दे देता मैं, जो एग्जामिनेशन में आ चुके हैं लेवल का वही हम प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, ताकि हमें अलग से कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वगैरह बनाना पड़े, सब इसी से कवर हो जाए, और इसकी क्वेश्चन की क्रेडिबिलिटी भी होती है। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर भी हो गया क्लास, डिविडेंड पेड भी हो गया। चलो अब एक काम करते हैं, एक करके सब एडिशनल पॉइंट्स को पढ़ते हैं। नोट्स टू अकाउंट्स पे आओ, एडिशनल पॉइंट हो गया, सॉरी, नोट्स टू अकाउंट्स पे आओ। नोट्स टू अकाउंट्स ये है क्लास, शेयर कैपिटल इक्विटी शेयर, हाँ ये रहा, इक्विटी शेयर कैपिटल 30 से 50 लाख हो गया, यानी कि इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स। फाइनेंसिंग में लिखो क्लास, इशू ऑफ शेयर्स 20 लैक्स, इशू ऑफ शेयर्स 20 लैक्स। आप देखो यहाँ पे शेयर्स आपने इशू किया 30 से 50, 20 लैक्स, तो शेयर इशू हो गया क्लास 20 लाख का। नेट प्रॉफिट सरप्लस जो बैलेंस शीट के अंदर होता है, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, 10 में से 6 गया 4 लाख, लिखो सरप्लस कितना लिखोगे क्लास यहाँ पे 4 लैक्स। ठीक है, नेट प्रॉफिट भी 4 लाख आ गया। अब क्या बचा है क्लास यहाँ पे, डिबेंचर्स। डिबेंचर का इंटरेस्ट तो कर चुके हैं, है ना, लेकिन डिबेंचर का तो करना ना, 4 लाख से 8 लाख, इशू ऑफ डिबेंचर्स लिखो। फाइनेंसिंग में क्लास इशू ऑफ डिबेंचर्स, फाइनेंसिंग में लिखो इशू ऑफ डिबेंचर्स, इशू ऑफ ऐड होता है ना, इसको ऐड लिख लो, ADD। ठीक है, इशू ऑफ डिबेंचर्स, कितना डिबेंचर्स आपने इशू कर दिया 4 लाख। ठीक है, ये 20 लाख है और ये 4 लाख है। नेक्स्ट हो गया, और अदर करंट लाइबिलिटी, आउटस्टैंडिंग रेंट लाइबिलिटी, इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी, 1 से 3 हो गया। तो इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी क्लास क्या करोगे, ऑपरेटिंग में आएगा, सबसे लास्ट पोर्शन में। इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी, इंक्रीज इन क्या था, आउटस्टैंडिंग रेंट 2 लाख, इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग रेंट 2 लाख, इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग रेंट कितना क्लास आएगा, ये 2 लाख आएगा। इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग रेंट आपका 2 लाख आ गया। शॉर्ट टर्म प्रोविजन में इसमें कुछ भी नहीं दिया है एडिशन पॉइंट के अंदर, तो करंट ईयर का प्रोविजन फॉर टैक्स मेड और प्रीवियस ईयर का टैक्स पेड। तो करंट ईयर का प्रोविजन फॉर टैक्स मेड लिखो 1.5 लाख रुपए, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड करंट ईयर का ऐड करोगे, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड 1.5 लाख रुपए, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड 1.5 लाख रुपए, और प्रीवियस ईयर का दे रखा है 1 लाख रुपए टैक्स पेड, सबसे लास्ट में लिखो टैक्स पेड 1 लाख रुपए, प्रीवियस ईयर का टैक्स पेड 1 लाख रुपए। ये करंट ईयर का प्रोविजन फॉर टैक्स मेड होता है, करंट ईयर का मेड, प्रीवियस ईयर का पेड, ये भी हो गया। अब है लैंड, तो 40 से 60 लाख हो गया। परचेज ऑफ लैंड इन्वेस्टिंग में 20 लैक्स, लिखो क्लास परचेज ऑफ लैंड 20 लैक्स लेस परचेजेस ऑफ लैंड 20 लैक्स, परचेज ऑफ लैंड कितने का परचेज किया है 20 लैक्स का। ठीक है,
इंटेंजिबल एसेट्स के अंदर पेटेंट्स है 4 लाख से 4 लाख, कोई चेंज नहीं तो कुछ नहीं करना, जब कोई चेंज ही नहीं है पेटेंट में। अब आते हैं क्लास यहाँ पे बैलेंस शीट पे, हमारा लास्ट स्टेज। शेयर कैपिटल नोट नंबर 1 हो चुका है, रिजर्व सरप्लस नोट नंबर 2 हो चुका है, नॉन करेंट लायबिलिटी नोट नंबर 3 हो चुका है, करेंट लायबिलिटी में अदर करेंट लायबिलिटी हो चुका है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन हो चुका है, ट्रेड पेबल नहीं हुआ है, तो डिक्रीज इन ट्रेड पेबल माइनस का 1 लाख, डिक्रीज इन ट्रेड पेबल माइनस का 1 लाख, ऑपरेटिंग में लिखो डिक्रीज इन ट्रेड पेबल माइनस का 1 लाख, लेस ये ऐड है, डिक्रीज इन ट्रेड पेबल माइनस का 1 लाख, डिक्रीज इन ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल करेंट लायबिलिटी है, बढ़ेगा तो प्लस घटेगा तो माइनस, करेंट एसेट का रूल क्या है, बढ़ेगा तो माइनस घटेगा तो प्लस। ये हो गया क्लास सारा का सारा पेज। बाकी जो नोट बन चुका है उसका छोड़ दो, इधर है फिक्स असेट नोट हो चुका है छोड़ दो, इंटेंजिबल नोट हो चुका है छोड़ दो, करंट असेट कैश एंड कैश नोट आता नहीं है, इन्वेंट्री लेना है क्लास, इंक्रीज इन इन्वेंट्री 40,000 से 7 लाख हो गया, ये 40,000 ही है या कुछ और है, एक बार चेक कर लेते हैं इतना बड़ा जंप कैसे हो गया इन्वेंट्री मेंटेन में। हाँ मुझे लग रहा है ये कितना है 45 40 और ये हो गया 4 लाख 1 लाख, ठीक है, तो 7 लाख हो गया, ये 40,000 से हो गया 7 लाख, तो बढ़ा कितने से क्लास 6,60,000 से, है ना, 6,60,000 से इंक्रीज हो गया, 6,60,000 से, ठीक है, 6,60,000 इंक्रीज इन इन्वेंट्री माइनस कर देना, इंक्रीज इन इन्वेंट्री यहाँ से माइनस कर दो, इंक्रीज इन इन्वेंट्री, इंक्रीज इन इन्वेंट्री कितना माइनस करोगे, 6,60,000 था ना, 40,000 था, हो गया कितना 7 लाख, 6,60,000, 6,60,000, इंक्रीज इन इन्वेंट्री क्या होगा क्लास, लेस होगा, राइट। तो हमने अगर आप देखोगे तो सारे पॉइंट्स कर लिए, जितने भी पॉइंट्स थे हमने हर एक पॉइंट अच्छे से कर लिया है। सबसे पहले हमने वर्किंग नोट बनाया आराम से तसल्ली से, उसके बाद हमने जो भी नोट्स अकाउंट्स है उसको कवर किया और देन हमने लास्ट में कवर कर लिया सारे के सारे बैलेंस शीट के पॉइंट्स को। अब तुम्हारा काम क्या है, एक एक करके सबकी टोटलिंग लगाना, ठीक है। 20,000 प्लस 1.5 लाख ये होगा 1,70,000, है ना, 150 प्लस 20 170, और तो कुछ है ही नहीं, इसके ट्रांसफर टू जर्नलिज्म वगैरह कुछ भी नहीं है, तो ये होगा 5,70,000। इस 5,70,000 को हम लोग लिखेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। फिर ये 40,000 एक ही है, बस 6,10,000 टोटल हो जाएगा, 6,10,000, और इसको लिखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, और तो कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ठीक है। इसमें एक ही था पेटेंट, अगर मैं तुम्हें दिखाऊं तो इंटेंजिबल एसेट पेटेंट ही था, इंटेंजिबल एसेट तो उसमें चेंज नहीं है कोई, देखो पहले भी 4 लाख था अभी भी 4 लाख है, उसमें कोई चेंज नहीं है, तो छोड़ दो उसको। अब इसको देख लो लास्ट में, यह एक ही फिगर 2 लाख का है, फिर ये माइनस का 1 लाख, फिर माइनस का 660, फिर माइनस का 1 लाख, ये आएगा 6,60,000 नेगेटिव का, है ना, हाँ नेगेटिव का 660 ही आ रहा है, 6,60,000 आपका नेगेटिव आ गया। तो इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे प्लस करोगे 6,10,000 तो आपका माइनस का 50,000 आ रहा है ऑपरेटिंग, तो ऑपरेटिंग को आप क्या लिखोगे, नेट कैश यूज्ड, क्योंकि माइनस का आ रहा है, यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, नेट कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ये आ गया माइनस का 50,000। इन्वेस्टिंग में एक ही चीज़ है 20 लाख का, वो भी माइनस का है, और तो कुछ है नहीं, तो आप लिखोगे इन्वेस्टिंग के अंदर नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अब आप इसको ऐड करोगे तो कितना आएगा, 20 लाख प्लस 4 लाख 24 लाख, माइनस करोगे 20,000 माइनस करोगे 40,000, इट्स 23,40,000 प्लस का आ रहा है, 23,40,000। अगर प्लस का आ रहा है तो क्या लिखोगे इसको, नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। 23,40,000 प्लस का है, माइनस करोगे 20 लाख, बिकॉज ए प्लस बी प्लस सी करेंगे, और ये है 50,000 नेगेटिव का, तो 2,90,000 आ रहा है। ए प्लस बी प्लस सी जो आएगा वो आएगा 2,90,000। इसमें आप प्लस करोगे ओपनिंग कैश, आप देखो ओपनिंग कैश कितना दे रखा है, 60,000 दे रखा है ओपनिंग कैश, 60,000, तो क्लोजिंग कैश जो है वो 3,50,000 आ जाएगा, ये क्लोजिंग कैश है, इसको बोलेंगे क्लोजिंग कैश, ठीक है।
तो ये हो गया क्लास मैच आपके A प्लस बी प्लस सी, यानी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आपका मैच हो गया। तो इस तरीके से जितने भी बड़े बड़े क्वेश्चन बन सकते हैं, हर एक टाइप के क्वेश्चन, देखो ऐसा नहीं कि पेपर में सब टफ ही आता है, नॉर्मल भी आता है, एवरेज भी आता है। तो हमने हर पॉइंट कवर किया है क्लास। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वाला पॉइंट जरूर करके जाना पेपर में, मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि डेप और एक्यूमुलेटेड डेप वाला क्वेश्चन तुमको पेपर में पूछा आ सकता है, राइट। अब इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आते हैं। बेसिकली कौन सी एक्टिविटी में आती है, फाइनेंसिंग कंपनी के लिए क्या है, नॉन फाइनेंसिंग कंपनी के लिए क्या है, कैश इनफ्लो है आउटफ्लो। तो कुछ बातें बताता हूँ जो तुम्हें ध्यान रखना है क्लास। जब भी हमें इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट रिसीव है, तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, इंटरेस्ट पेड किया फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। दूसरी बात क्लास, टैक्स फाइनेंस ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, डिविडेंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, लोन, ये सब लोन लायबिलिटी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, बैंक ओवरड्राफ्ट फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। और दूसरी बात, एक होता है फाइनेंशियल कंपनी। किसको बोलते हैं फाइनेंशियल कंपनी? जो डील करती है क्लास किसमें, जो लोन देती है, लोन लेती है, काम है पैसों का है, बैंक्स। तो लोन लेना लोन देना इनके लिए रोज का काम है, इनके लिए वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। लोन लेना लोन देना इनके लिए डेली बेसिस का काम है भैया, इनके लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। बट नॉन फाइनेंस कंपनी, ट्रेडिंग कंपनी, जिनकी अकाउंटिंग हम अभी तक पढ़ रहे थे, उनके लिए क्या है क्लास, वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी उनके लिए, लेकिन क्या बैंकों के लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो फाइनेंशियल कंपनी के लिए ये सारी चीजें ऑपरेटिंग एक्टिविटी में होती हैं। एक चीज जो सबके लिए फाइनेंसिंग है, तुम्हें कोई कंफ्यूजन करे, कुछ भी करे, तुम्हें ये चीज देखती समझ जाना ये फाइनेंसिंग ही होगा, चाहे कुछ भी हो, और वो है क्लास डिविडेंड पेड। डिविडेंड हमेशा कंपनी ही पे करेगी, चाहे डिविडेंड को बेचे कोई भी। मैं आपसे शेयर खरीद लूंगा लेकिन डिविडेंड आप नहीं दोगे, डिविडेंड मुझे कंपनी ही देगी। तो कंपनी हमेशा डिविडेंड पेड करती है, इसलिए डिविडेंड पेड हमेशा फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट बनता है, ये ध्यान रखना। एक क्वेश्चन आ सकता है कि इस एक्टिविटी से कितना पैसा आएगा, कितना पैसा जाएगा, तो आप देख लेना, कैलकुलेट करके कितना पैसा आएगा, कितना पैसा जाएगा। और दूसरी बात, वो कौन सी एक्टिविटी में आएगा। जैसे मान लो आपने शेयर खरीदा, तो परचेज ऑफ शेयर्स इन्वेस्टिंग, शेयर इशू फाइनेंसिंग। तो इन्वेस्टिंग में कितना प्लस आएगा, कितना माइनस आएगा, कितना फिगर आएगा, ऐसा पूछ सकता है। और दूसरी बात, एक क्वेश्चन क्लास ये भी आ जाता है कई बार, कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो का, पैसा आ रहा है या जा रहा है, ये पूछ लेता है। कैश का इन हो रहा है, आउट हो रहा है। तो जब भी पैसा बैंक में जमा करोगे या पैसा बैंक से विड्रॉ करोगे, आप पैसा बैंक में जमा करते हो, बैंक से विड्रॉ करते हो, नो फ्लो, कोई फ्लो नहीं है। और अगर आपने क्लास डिबेंचर को इशू किया, बदले में मशीन लिया है, वो भी नो फ्लो होगा। बोनस शेयर इशू किया, वो भी नो फ्लो होगा। अब बोनस शेयर कहां से इशू करते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से। तो बोनस शेयर कभी भी इशू हुआ तो बोनस शेयर को इग्नोर करना, इशू ऑफ शेयर को इग्नोर करना, और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को भी इग्नोर करना, कुछ करना ही नहीं है उसका, बिकॉज सिक्योरिटी प्रीमियम को कम करके इन्होंने बोनस शेयर इशू किया होगा, तो आपको कुछ भी नहीं करना। और दूसरी बात, आपने डिबेंचर इशू किया और मशीन खरीद लिया, बिल्डिंग खरीद लिया, तो भैया इसकी भी कोई एंट्री कैश फ्लो में नहीं होगी। क्यों? पैसा आया ही नहीं, ना पैसा गया, आपने कुछ दिया, कुछ के बदले कुछ ले लिया, नो एंट्री। और पैसा अगर क्लास आप किसी को सेल कर रहे हो तो पैसा आएगा, परचेस कर रहे हो तो पैसा जाएगा, है ना। लेकिन अगर आपने बोनस शेयर्स इशू किया, आपने अदर देन कैश शेयर्स इशू किया, आपने क्लास बैंक में डिपॉजिट किया, बैंक से विड्रॉ किया, तो नो फ्लो। तो ऐसे ही क्वेश्चन क्लास एक एक नंबर के बहुत सिंपली पूछे जाते हैं। अब ये क्वेश्चन बता रहा है क्लास कि इनफ्लो आउटफ्लो नो फ्लो होगा, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, तो भैया कोई भी नो फ्लो होगा, पैसा बैंक में जमा किया। परचेज ऑफ लैंड बिल्डिंग 2 लाख एंड इशू 9% डिबेंचर फॉर सेम, ये भी नो फ्लो है। अब सुनो मेरी बात, एक क्वेश्चन का आंसर तुम लोग दोगे, देखा बहुत मजा आएगा, और कमेंट को डिलीट मत करना कोई। सबसे पहले मुझे बताओ, एक क्लास गुड्स है, गुड्स, ठीक है, आप मुझे बताओ, गुड्स ऑफ रुपीज 20,000 सोल्ड फॉर 22,000। 20,000 का गुड्स को 25,000 में बेच दिया। बताओ कैश इनफ्लो है आउटफ्लो है। 20,000 की गुड्स थी, उसको 22,000 का बेच दिया, या 25,000 का बेच दिया, या 22 का बेच दिया, जिसका बेचा बेच दिया आपने, तो ये क्या है क्लास? सर कैश इनफ्लो है, पैसा आएगा। और अगर मैं 22 की जगह क्लास 18 कर दूं तो, अगर मैं 22 की जगह 18 कर दूं तो क्या होगा बताओ क्लास? इनफ्लो आउटफ्लो। 20,000 की मशीन को 18,000 में बेच दिया। अब कुछ बच्चों ने क्लास बोल दिया होगा सर ये जो है आउटफ्लो है। अरे बच्चे, 20,000 का गुड्स है, आप चाहे 22 में बेचो, चाहे 18 में बेचो, चाहे 2 रुपये में बेचो, चाहे 1 रुपये में बेचो, पैसा आएगा हमेशा। घाटा होगा जरूर, घाटे से क्या मतलब है, हमें तो पैसा आने से मतलब है, तो पैसा आएगा। तो इस तरीके से क्लास आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। फाइनली सारा का सारा क्लास कैश फ्लो स्टेटमेंट का कंप्लीट रिवीजन। आई होप आपको ये रिवीजन बहुत अच्छे से समझ आया होगा। क्वेश्चन जितने मैंने बताए हैं, पॉइंट जितने मैंने बताए, दैट इज मोर देन इनफ। इतना ही कर लो क्लास, सारा कुछ कवर हो जाएगा, ठीक है। बाकी मिलते हैं क्लास। अब हम लोग कल से कोशिश करेंगे कि हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करें, और जो भी आपको जहां भी दिक्कत परेशानी होती है, चाहे वो कहीं भी प्रॉब्लम आपको हो रही है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना जरूर, क्लास में उसको करा दूंगा आपको, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।